Hello everyone, my name is Amit and I am from GS Faculty NCA, New Career Academy, Chandigarh. So last time we discussed previous year question of geography and polity. So आज हम लेके आए हैं आपके लिए करंट अफेयर्स. जैसे आपको पता है कि 13 अप्रैल हमारा CDS और NDA का एग्ज़ाम है. तो अभी कुछ हम आज 11 अप्रैल है, आज हम कुछ करंट अफेयर्स देखेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के. जैसे हमें पता है कि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है लाइक आपके करंट अफेयर से, जैसे आपकी एक्सरसाइजेज हैं, एक्सरसाइज में से हर साल आपका क्वेश्चन आता है. उसके बाद वेरियस इंडिसेस एंड इंडिया की रैंकिंग क्या है उसमें से वो देखेंगे. साथ में आपका स्पेस मिशन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो देखेंगे आज. और कुछ और टॉपिक्स जो हैं आपके इंपॉर्टेंट, जैसे आपकी कुछ वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं और उनकी जो भी रैंकिंग्स वगैरह हैं, आपकी जो भी रिपोर्ट रिलीज़ हो रही हैं उनकी, और इंडिया की क्या रैंकिंग है उन रिपोर्ट्स में, वो सारा आज हम देख रहे हैं इस वीडियो में. तो आज हम मेनली आपका रिवीजन करेंगे करंट अफेयर से रिलेटेड, और आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कम से कम 20 to 25 मार्क्स आपके इन रिवीजन सेशन में से क्वेश्चन आपके आने वाले हैं. तो करंट अफेयर डिस्कस करेंगे आपके लिए इंपॉर्टेंट एनडीए के लिए, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस कर लेंगे आज. ठीक है, तो सबसे पहले टॉपिक है हमारा सबमरीन्स का. ठीक है, इंडियाज अंडर सी वॉरफेयर कैपेबिलिटीज, ग्रोथ ऑफ सबमरीन्स इन इंडिया एंड वेरियस प्रोजेक्ट्स इन पाइपलाइन फॉर द सेम डिफेंस न्यूज. सबसे पहले देखेंगे हम ऑपरेशन संकल्प, एक्सपांडिंग फ्रॉम द स्टेट ऑफ हॉर्मुज टू द रेड सी टू एंश्योर द सेफ्टी एंड द सिक्योरिटी ऑफ शिपिंग फ्रॉम पायरेसी एंड प्रोवाइडिंग असिस्टेंस टू शिप टारगेटेड बाय द हौथीज. तो ऑपरेशन संकल्प क्या है हमारा, आपकी ये पहले डिस्कस हो चुकी है ना करंट अफेयर, तो रिवीजन नहीं हो रही है आपकी. ऑपरेशन संकल्प किसके लिए था हमारा? एक्सपेंडिंग फ्रॉम द स्टेट ऑफ हॉर्मुज. स्टेट ऑफ हॉर्मुज कहाँ पे है हमारी? गल्फ ऑफ ओमान और जो पर्शियन गल्फ है वहां, और हमारी स्टेट ऑफ बाबिल मंदेब का पता है आपको? रेड सी कहाँ पे है, लोकेशन पता है ना उन दोनों की. टू एंश्योर द सेफ्टी एंड द सिक्योरिटी ऑफ शिपिंग, किसके लिए ऑपरेशन संकल्प किसके लिए था हमारा? टू एंश्योर द सेफ्टी एंड द सिक्योरिटी ऑफ शिपिंग फ्रॉम पायरेसी के लिए, एंड प्रोवाइडिंग असिस्टेंस टू शिप्स टारगेटेड बाय द हौथीज. सो हमारा ये जो एरिया है वहां पे जो पायरेसी वगैरह हो रही है उससे प्रोटेक्शन के लिए, सिक्योरिटी के लिए ये ऑपरेशन था हमारा संकल्प. The Navy's continued response in addressing piracy, hijacking, and drone attacks on international merchant shipping has reinforced its status as a preferred security partner and first responder. उसके बाद हमारा SSBN. SSBN किसके लिए है हमारा? Stands for Nuclear Powered Ballistic Missile Submarine, a highly specialized military asset used by only a few countries for strategic nuclear deterrence. So SSBN किसके लिए स्टैंड करता है हमारा? SSBN है क्या हमारा? Stands for Nuclear Powered Ballistic मिसाइल. ऑपरेशन संकल्प का लग गया पता किसके लिए हमारा? ये किसके लिए, किस रीजन में है? एक्सपैंडिंग फ्रॉम द स्टेट ऑफ हॉर्मुज टू द रेड सी. लोकेशन पता है दोनों की, स्टेट ऑफ हॉर्मुज एंड रेड सी, टू एंश्योर द सेफ्टी. स्टेट ऑफ हॉर्मुज गल्फ ऑफ ओमान और पर्शियन गल्फ के साथ जो इस साइड कौन सी है हमारी? स्टेट ऑफ बाबिल मंदेब. यह है हमारी स्टेट ऑफ हॉर्मुज. इधर देख लो, स्टेट ऑफ हॉर्मुज ये है हमारी पर्शियन गल्फ, और यहाँ पे है हमारी गल्फ ऑफ ओमान, और दोनों के बीच में क्या है हमारा? स्टेट ऑफ हॉर्मुज. यहाँ पे क्लियर अच्छे से दिख गया? शिपिंग फ्रॉम पायरेसी एंड प्रोवाइडिंग असिस्टेंस टू शिप्स टारगेटेड बाय द हौथीज. उसके बाद SSBN स्टैंड्स फॉर हमारा न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन, ए हाईली स्पेशलाइज्ड मिलिट्री एसेट यूज्ड बाय ओनली अ फ्यू कंट्रीज फॉर स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर डिटरेंस. उसके बाद इंडिया सेकंड इंडिजिनियस न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल कैपेबल सबमरीन INS अरिघात. तो याद रखना ये क्या है हमारी? इंडिजिनियस न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल कैपेबल सबमरीन. कौन सी है हमारी? INS अरिघाट इन अगस्त 2024. अकॉर्ड adding value to the third leg of India's nuclear triad and hence nuclear deterrent value the SSBN mirrors and predecessor. पहले कौन सी थी हमारी? INS Arihant in size and propulsion. So second one is INS Arighat. पहले कौन सी थी हमारी? INS Arihant. These capabilities were emblematically enhanced by the recent testing of the K4 submarine launch ballistic missile. कौन सी हमारी? K4 submarine launch ballistic missile from INS Arighat. These capabilities were emblematically enhanced by the recent testing of the K4 submarine launch ballistic missile from कहाँ से करी गई है? अरिघात से. with a range कितनी है इसकी? 3500 किलोमीटर. तो INS अरिघात एंड नेक्स्ट वन इज INS अरिहंत. और K4 जो हमारी क्या है? रिसेंट टेस्टिंग ऑफ K4 सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल, वो कहाँ से लॉन्च करी गई हमारी? INS अरिघात. और उसकी रेंज कितनी है हमारी? 3500 किलोमीटर. While the firing was successful, the result of the test parameters are awaited. उसके बाद प्रोजेक्ट 77 क्या है हमारा?
गिविंग इट्स फाइनल अप्रूवल टू कंस्ट्रक्ट 2 न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन। एसएसएन क्या है हमारा प्रोजेक्ट 77 क्या बोल रहा है? गिविंग इट्स फाइनल अप्रूवल किसके लिए? टू कंस्ट्रक्ट 2 न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन्स एट ए कॉस्ट ऑफ 40,000 crore. Delivery of the first SSN is scheduled for 2036-37 and the platform is expected to include over 90% इंडिजीनियस कंटेंट। सो हमने क्या टारगेट रखा है कि 90% जो कंटेंट है वो इंडिजीनियस यूज करेंगे हम। उसके बाद द एडिशन ऑफ द एसएसएन would enhance the Navy's underwater warfare capabilities, which essentially includes providing protection to deployed SSBNS. With the induction of SSN, India would become the only non-P5 nation operating SSBNS and SSNS. So SSBN हमने किसके लिए देखा? डबल SBN stands for nuclear powered ballistic missile और SSN किसके लिए देखा हमने? क्या है हमारा? न्यूक्लियर पावर सबमरीन। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा प्रोजेक्ट 75 ऑपरेशन संकल्प देखा। एसएसबीएन है हमारा, स्टैंड्स फॉर न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल। उसके बाद एसएसएन क्या है हमारा? यहां तक क्लियर अच्छे से। उसके बाद हमारा प्रोजेक्ट 75 में क्या है? इन कोलैबोरेशन विद फ्रांस विल सी द कमीशनिंग ऑफ द 6th स्कॉर्पियन बोट। किसकी बात हो रही है प्रोजेक्ट 75 में? स्कॉर्पियन बोट की। आईएनएस बगशीर सून। द नेवी इज लुकिंग टू order 3 more such boats which will add the required punch and help will the void with the decommissioning of older boats. So हमने पहले प्रोजेक्ट 77 देखा, उसमें किसकी बात हुई? कंस्ट्रक्ट 2 न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन्स की। ठीक है, उसके बाद हमने उसमें क्या टारगेट रखा हुआ है कि एंड प्लेटफॉर्म इज एक्सपेक्टेड टू इंक्लूड ओवर 90% इंडिजीनियस कंटेंट। उसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारा? प्रोजेक्ट 75, उसमें किसकी बात हुई हमारी? इन कोलैबोरेशन विद फ्रांस विल सी द कमीशनिंग ऑफ 6th स्कॉर्पियन बोट आईएनएस बगशीर सून। किसकी बात हुई? आईएनएस बगशीर। उसके बाद प्रोजेक्ट 75 which seeks to induct AIP enabled boats involves Spain and Germany as a contenders to build such boats. प्रोजेक्ट 75 में क्या बोला गया? which seeks to induct AIP enabled boats involves Spain and Germany as contenders to build such boats and is expected to reach its logical conclusion when the technical and financial evaluations are completed. So इसमें क्या बात करी गई हमने? क्या बोला? Germany's marine system and Spain's Navantia accepting India's transfer to technology and indigenous content requirements. The first boat is likely to include a minimum 45%। किसकी बात हो रही है? इंडिजीनियस कंटेंट की। जैसे ऊपर हमने क्या देखा प्रोजेक्ट 77 में 90% इंडिजीनियस कंटेंट की बात करी है यहाँ पे, और यहाँ पे प्रोजेक्ट 75 में मिनिमम और 45% इंडिजीनियस कंटेंट राइजिंग टू 60% इन द 6th बोट। सो 6th कौन सी थी हमारी? आईएनएस बगशीर। उसके बाद एंड फाइनली डोमेस्टिक डेवलपमेंट इन नीच अंडरसी एंड टेक्नोलॉजी इज अप्रूवल ऑफ बिल्डिंग 100 टन अनमैन्ड अंडरवाटर व्हीकल्स WVS एट ए कॉस्ट ऑफ 2500 crore। उसके बाद WVS would add to India's undersea capability as a low cost option with a high return on investment। तो सिंपली हमने क्या देखा यहाँ पे? India's undersea warfare capabilities, growth of submarines in India and various projects in pipeline for the same। सबसे पहले किसकी बात करी? जो मेन थे हमारा ऑपरेशन संकल्प। ऑपरेशन संकल्प में क्या बोला गया? ऑपरेशन संकल्प किसके लिए था हमारा? एक्सपेंडिंग फ्रॉम द स्टेट ऑफ हॉर्मुज। लोकेशन देखिए स्टेट ऑफ हॉर्मुज की। उसके बाद टू द रेड सी। कहां से लेकर कहां तक एक्सपेंड है ये हमारा? स्टेट ऑफ हॉर्मुज टू रेड सी। और किसके लिए है हमारा? टू एंश्योर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ शिपिंग फ्रॉम पायरेसी एंड प्रोवाइडिंग असिस्टेंस टू शिप्स टारगेटेड बाय द हौथी। उसके बाद एसएसबीएन स्टैंड्स फॉर न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल। उसके बाद इंडिया सेकंड इंडिजीनियस न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल कैपेबल सबमरीन इज आईएनएस अरिघात इन अगस्त 2024। उसके बाद फर्स्ट कौन सी थी हमारी? आईएनएस अरिहंत। उसके बाद हमने क्या देखा? दीज कैपेबिलिटीज वर एम्ब्लेमेटिकली इनहांस्ड बाय द रिसेंट टेस्टिंग ऑफ द, किसकी टेस्टिंग हुई? K4 सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल। किससे? फ्रॉम आईएनएस अरिघाट विद द रेंज कितनी थी इसकी? 3500 किलोमीटर। उसके बाद प्रोजेक्ट 77 में क्या बोला इन्होंने? गिविंग इट्स फाइनल अप्रूवल टू कंस्ट्रक्ट 2 न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन्स, जिसमें एंड प्लेटफॉर्म इज एक्सपेक्टेड टू इंक्लूड ओवर 90% इंडिजीनियस कंटेंट। उसके बाद प्रोजेक्ट 75 में क्या बोला? इन कोलैबोरेशन विद फ्रांस we'll see the commissioning of the 6th Scorpion boat that is INS बगशीर soon। और उसमें क्या बोला हमने? likely to include a minimum of 45% indigenous content rising to 60% in the 6th boat। उसके बाद हमारी बात यहाँ तक क्लियर अच्छे से? प्रोजेक्ट अगर ऑपरेशन संकल्प का पूछ लिया जाएगा किसके लिए था हमारा?
सेफ्टी। उसके बाद SSBN किसके लिए था हमारा, स्टैंड्स फॉर न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल। उसके बाद हमारी प्रोजेक्ट 77, 75, यहाँ तक क्लियर अच्छे से। उसके बाद है हमारा द ग्लोबल वार्मिंग फाइट हैज ए चैलेंज फॉर इंडिया। अब जैसे हमारे वेरियस स्कोप टिल नाउ एंड द प्लेसेस वेयर दे हैव बीन हेल्ड। अब यहाँ पे टेबल है हमारा, सिंपली क्वेश्चन आ जाता है करंट अफेयर में कि जो कोप्स की मीटिंग हुई है, बेसिकली कोप की फुल फॉर्म क्या है, कॉन्फ्रेंसेस ऑफ द पार्टीज, कॉन्फ्रेंसेस ऑफ पार्टीज। यहाँ पे क्या है, जो आपकी कोप 29 हुई है कॉन्फ्रेंसेस, जैसा हमारा लोकेशन है आपकी, जैसे कोप 29 है वो कहाँ पे हुई है हमारी, बाकू अजरबैजान। कॉन्फ्रेंस जैसे यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस बाकू नवंबर 2024 में हुई है ये हमारी। उसके बाद जो आपकी कोप 28 थी वो कहाँ पे हुई है हमारी, दुबई। हाँ जी, हाँ 30 वो तो ब्राजील में होगी। ठीक है, तो सिंपली आपका जैसे सिंपली क्वेश्चन आ जाता है कि मान लो कोप 29, 28 और आपकी 27 दी हुई है। उसके बाद सामने क्या है, उनकी सिटीज लिखी हुई है कि कहाँ कहाँ पे हुई है। मैच ऑफ द फॉलोइंग में क्वेश्चन आ जाएगा, या सिंपली पूछ लेंगे कि कौन कौन से पेयर आपके करेक्टली मैच्ड हैं। तो आपकी कोप 29 कहाँ पे हुई है हमारी, बाकू अजरबैजान। उसके बाद कोप 28 कहाँ पे हुई है, मीटिंग, मीटिंग है, नंबर है ये मीटिंग का। अब जो जैसे कोप 30 इस साल होगी, उसके बाद कोप 30, 31 होगी, 32 मीटिंग्स है, जैसे सेशन है ये। हाँ जी, उसके उससे रिलेटेड ही जैसे लिखा हो तो ग्लोबल वार्मिंग फाइट हैज ए चैलेंज फॉर इंडिया। अब ये क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो जो भी इन्होंने जो जो भी इनके आउटकम्स होंगे वो आएगा आगे, सब कुछ है इसमें। आपका लोकेशन जैसे कोप 29 कहाँ पे हुई है हमारी, ये अच्छे से याद रखना, बाकू। कोप 28 दुबई। उसके बाद कोप 27 शर्म एल शेख इजिप्ट। उसके बाद कोप 26 आपने मेनली ये तीन जो ऊपर की हैं इसको याद रखना अच्छे से, जो लेटली हुई है हमारी। और जो कोप 30 है वो कहाँ पे हमारी, ब्राजील में होगी वो। यहाँ तक क्लियर अच्छे से। UN क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस बाकू नवंबर 2024। और जो हमारी 23 वाली है वो कहाँ पे हुई है, तो यहाँ तक क्लियर अच्छे से। जो जैसे ईयरली पूछ लेंगे, जैसे अब कौन सा ईयर चलूगा, 2025, 2024 की कहाँ पे हुई है हमारी, बाकू। और कौन सी थी वो सेशन, कौन सा था हमारा, कोप 29। सो कोप 28 दुबई, यूनाइटेड अरब अमीरेट्स में। उसके बाद हमारी कोप 27 कहाँ पे हुई है, शर्म एल शेख इजिप्ट। ये सिटीज के नाम है, और साथ में जहाँ पे कौन कौन सी कंट्री है हमारी। क्वेश्चन सिंपली आ सकता है यहाँ से कि आपकी मीटिंग दे देंगे सिंपली, कोप 29, कोप 28, कोप 27 और सामने सिटीज कौन सी कंट्री। जैसे इजिप्ट की कैपिटल, नहीं नहीं, इजिप्ट की कैपिटल तो कायरो है, ऐसा नहीं है, सिर्फ वो सिटी की बात हुई है जहाँ पे हुई है। हाँ, कैपिटल ही कैपिटल है। लेकिन जो जैसे अब ब्राजील की है वो बेलम सिटी में है, वो बेलम जगह का नाम है जहाँ पे आपकी मीटिंग अभी हेल्ड, ठीक है, अभी होगी आपकी। जैसे कोप 29, कोप 28, कोप 27, ये वाइस सिटीज कहाँ कहाँ हुई है ये अच्छे से याद रख लेना, ठीक है। ये आपकी मीटिंग्स हैं, एक बार गो थ्रू हो जाना इनसे सारी, कहाँ कहाँ पे हमारी हुई है ये। जैसे ग्लासगो हमारा कोप 26 थी। उसके बाद स्पेन में कोप 25। उसके बाद पोलैंड कोप 24। उसके बाद जर्मनी कोप 23, मोरक्को कोप 22 एंड फ्रांस में हुई थी हमारी कोप 21। सो जो लेटली हुई है जैसे कोप 29, 28, 27, इनकी सिटीज और कौन कौन सी कंट्री में हुई है ये अच्छे से याद रख लेना, ये आपके लिए क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। क्लियर अच्छे से, आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये, CBS का जो पेपर है अभी। डेवलपमेंट इन कोप 29 आता है, डेवलप्ड कंट्रीज हैव। अब यहाँ पे कौन कौन से आपके जो भी इन्होंने क्या करे हैं, जो जो भी रिजल्ट्स हैं, आउटकम्स हैं, उनकी बात हुई है। डेवलपमेंट्स इन कोप 29, अब लेटली हमारी कोप 29 हुई है नवंबर 2024 में। अब वहाँ की जो भी है आपकी डेवलपमेंट्स इन कोप 29, डेवलप्ड कंट्रीज हैव एक्सेप्टेड। अब उन्होंने क्या करा है, जो डेवलप्ड कंट्रीज है आपकी, लाइक कंट्रीज हैव एक्सेप्टेड 2050, चाइना ने 2060 एंड इंडिया ने 2070 एज द डेडलाइन फॉर एनर्जी ट्रांजिशन टू नेट जीरो एमिशन बाय 2070। सो कोप 29 की जो आउटकम्स है मेन, उनमें क्या बात करी गई है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज है हैव एक्सेप्टेड 2050। उन्होंने क्या करा है, 2050 एक ईयर मार्क करा है कि वहां तक क्या हो जाएगा आपका नेट जीरो एमिशन। जैसे इंडिया ने कब तक बोला है, 2070 तक। सो और चाइना ने 2060 एंड इंडिया 2070 एज द डेडलाइन फॉर एनर्जी ट्रांजिशन टू नेट जीरो एमिशन।
तो यहाँ तक याद रहेगा इंडिया का टारगेट क्या है हमारा नेट जीरो एमिशन का 2070। 2070 याद रखना। चाइना का कितना है हमारा 2060, और डेवलप्ड कंट्रीज हैं उन्होंने कितना रखा हमारा 2050। अब देयर आर टू डेवलपमेंट्स दैट विल कट शॉर्ट द ट्रांजिशन टाइम। द यूरोपियन यूनियंस कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म which will be effective from 2026। so यूरोपियन यूनियन का हमारा है कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म CBAM, which will be effective, कब से इफेक्टिव होगा ये हमारा 2026 से। ये टारगेट अच्छे से याद कर लेना एक बार। इंडिया का टारगेट कितना है 2070, एनर्जी ट्रांजिशन टू नेट जीरो एमिशन। यहां तक अच्छे से। हाँ जी, नहीं नहीं, नेट जीरो एमिशन 2070 तक ही है, ये रखना है। नहीं वो अलग है, उसका ज्यादा नहीं दिख जाना। यूरोपियन यूनियन कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म CBAM विच विल बी इफेक्टिव फ्रॉम 2026। ये किसकी बात हो रही है यूरोपियन यूनियन, ठीक है। विल रिजल्ट इन penal custom duties on imports unless the carbon tax is in exporting countries is hiked to European Union level. The second is increasing pressure to accept the peaking of emission. The G7 summit in Hiroshima last year and Apulia in June 2024 called on the major economies to accept the peaking of emissions by 2025. This was a reference to China and India as the European Union and the United States have already accepted peaking. अब what is carbon border adjustment mechanism? CBM है क्या? The carbon border adjustment mechanism is a European Union policy that aims to किसकी बात हो रही है इसमें decarbonize energy intensive sector. The CBM is a carbon tariff. CBM जो हमने अभी ऊपर देखा क्या था, ये हमारा कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। इसमें किसकी बात हुई है? तो CBM is a carbon tariff. ये क्या है हमारा कार्बन टैरिफ, एक तरह का टैरिफ है ऑन प्रोडक्ट्स that are imported into the EU European Union and are carbon intensive such as steel, cement and some electricity. सो CBAM जो है कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, उसमें किसकी बात करी गई है हमारी? सबसे पहले कार्बन टैरिफ, एक तरह का क्या है हमारा कार्बन टैरिफ ऑन प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट के ऊपर जो क्या होंगे दैट आर इंपोर्टेड इनटू यूरोपियन यूनियन, जो हमारे क्या कर रहे हैं यूरोपियन यूनियन क्या कर रहा है जिनको इंपोर्ट, एंड आर कार्बन इंटेंसिव सच एज स्टील, सीमेंट एंड सम इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद एंश्योर ए फेयर प्राइस फॉर कार्बन। The CBM ensure that the carbon price of imported goods is equal to the carbon price of domestic production. Next is encourage cleaner production. The CBM aims to encourage cleaner industrial production in non-European Union countries. उसके बाद prevent carbon leakage. The CBM aims to prevent carbon leakage. Basically किस पे main focus क्या है इनका? The CBM, the carbon border adjustment mechanism aims to prevent carbon leakage, which is when production is moved to third countries with less ambitious environmental standards. उसके बाद level the playing field. The CBM aims to level the playing field between European Union producers and foreign producers. The CBM is a part of European Union Green Deal and will take effect in 2026. कब से स्टार्ट हो रहा है ये हमारा 2026 से। There is a transitional phase from 2023 to 2025. तो कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट किसकी पॉलिसी थी ये हमारी? यूरोपियन यूनियन की। उसके बाद हमने डेवलपमेंट्स देखी COP29 में, जिसकी किनकी बात हुई है? जो हमारा क्या है जीरो एमिशन, नेट जीरो एमिशन है। जैसे चाइना का टारगेट क्या है 2060 और इंडिया का क्या है हमारा 2070। उसके बाद है हमारा नाउ कमिंग टू प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू इंडियन एनर्जी रिक्वायरमेंट्स एंड ग्रीन एनर्जी। बट वी कैन नॉट इग्नोर इंडियाज डेवलपमेंट इंपेरेटिव। वी नीड मोर इलेक्ट्रिसिटी टू रिप्लेस फॉसिल फ्यूल्स। अब फॉसिल फ्यूल्स को रिप्लेस करने के लिए क्या हमें ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। इंडियाज इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन इज ए थर्ड ऑफ द ग्लोबल एवरेज। क्या यहाँ पे क्या लिखा है? इंडियाज इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन इज ए थर्ड ऑफ द ग्लोबल एवरेज, while developed countries and China have to diversify to clean energy sources. India has to grow and diversify. These twin challenges entail higher much cost and require a longer transition time. However, we do not have the luxury of waiting till 2070 as a pressure mount of the peaking of the emission. The peaking year is an intermediate stage where emissions plateau before declining to the net zero state. China has accepted the goal of peaking by 2030. अब एक पीक ईयर है कि यहाँ तक क्या है पीकिंग ईयर, इस टाइम पे क्या होगी हमारी एमिशंस मैक्सिमम होगी, पीक पे होगी। उसके बाद क्या होगा वो धीरे धीरे डिक्लाइन करना शुरू कर जाएंगी। जैसे 2070 हमने टारगेट रखा है किसके लिए? नेट जीरो एमिशन के लिए। लेकिन अभी हमारा क्या है पीकिंग टाइम चल रहा है, क्योंकि जैसे डेवलप्ड कंट्रीज हमारी यूएसए, उनका क्या है पीक टाइम, उन्होंने अपने टाइम पे क्या है बहुत ज्यादा एमिशन जो हुआ था उस टाइम पे, अब वो डेवलप हो चुके हैं। लेकिन इंडिया अभी भी क्या है इन ए डेवलपिंग स्टेज। सो अभी इनका क्या है पीकिंग टाइम। चाइना हैज एक्सेप्टेड द गोल ऑफ पीकिंग बाय 2030। जैसे चाइना ने क्या टारगेट रखा है पीकिंग के लिए
कार्बन एमिशन के लिए 2030 इंडिया कैन नॉट रिमेन एन आउटलियर indefinitely. At the most we may have a decade when our emission will be capped. A more compressed transition schedule means that we have to depend upon existing technologies. Small modular reactors and hydrogen will take more than a decade to become commercially viable. Can we escape pressure from early peaking? So simply, while target in climate negotiation may be voluntary, they will be enforced through bilateral tariffs. जैसे यहाँ पे है China has 200 gigawatt of new coal-based power plants sanctioned or under construction. While targets in climate negotiation may be voluntary, they will be enforced through bilateral tariff measure and international financing condition. उसके बाद है it estimated that the minimum quantum of demand for electricity as 21,000 terawatt hours by 2070. An International Energy Agency report has pegged India's energy demand at 3,400 terawatt hours by 2040. Different timelines make a comparison difficult, but it is worth keeping in mind that India's energy consumption in 2020, according to Niti Aayog data, was कितनी थी हमारी 6,200 terawatt hours. Is it realistic to peg its energy demand 2 decades later at half of the level of 2020, the pandemic year when the economic activities were slow? तो बेसिकली किसकी बात हुई है हमारी? सबसे पहले हुई है नेट जीरो एमिशन की. नेट जीरो एमिशन के हमने टारगेट रखे हुए हैं, 2070 टारगेट रखा है. उसके बाद किसकी बात हुई है हमारी? अभी इंडिया डेवलपिंग स्टेज में है, तो अभी क्या है, अभी कौन सा टाइम है हमारा पीकिंग का? अभी कार्बन एमिशन क्या है हमारा, पीक पे है. वैसे ही चाइना ने अपनी लिमिट कितनी रखी हुई है? 2030 रखी हुई है एमिशन पीक के लिए. तो मेन इनका यही था. उसके बाद हमारा है विच एनर्जी कुड लीड द वे फॉर अस, न्यूक्लियर और सोलर, ए लुक इनटू इट. अब जैसे हम किस पे शिफ्ट हो सकते हैं? इट एस्टिमेटेड द मिनिमम क्वांटम ऑफ डिमांड फॉर इलेक्ट्रिसिटी. किसकी बात हो रही है? डिमांड फॉर इलेक्ट्रिसिटी एज बाय 2070 कितनी डिमांड होगी इलेक्ट्रिसिटी की? कितनी? 21,000 terawatt hours. An International Energy Agency report has pegged India's energy demand. अब इंडिया की एनर्जी डिमांड कितनी होगी 2040 तक? 3,400 terawatt hours. Different timelines make a comparison difficult, but it is worth keeping in mind that India's energy consumption in 2020, according to Niti Aayog data, was 6,200 terawatt hours. लेकिन उस टाइम पे क्या था 2020 में? हमारा पैंडेमिक ईयर था. वैसे ही इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या थी? स्लो. दिस इज ए प्रिस्क्रिप्शन ऑफ फॉर एनर्जी डेफिसिट एंड स्लो ग्रोथ. उसके बाद विच एनर्जी कुड लीड द वे फॉर अस, न्यूक्लियर और सोलर, ए लुक इनटू इट. फॉर एनर्जी ट्रांजिशन द चॉइस लाइज बिटवीन रेन्यूएबल एंड न्यूक्लियर. द टू फॉर्म्स ऑफ एनर्जी दैट आर emissions फ्री, बट विच ऑफ द टू इंटेल्स लोअर कॉस्ट एंड लैंड. अब किसकी बात हो रही है हमारी? सोलर की. हम क्या कर सकते हैं? धीरे धीरे सोलर एनर्जी पे क्या कर सकते हैं? शिफ्ट, जो हम हो भी रहे हैं धीरे धीरे. जैसे यहाँ पे हमारी बात हुई ऑन द मार्जिन ऑफ COP28 इन द यूनाइटेड अरब अमीरेट्स, ए ग्रुप ऑफ ओवर 20 कंट्रीज इंक्लूडिंग द US, फ्रांस एंड जापान हैव प्लेज्ड टू ट्रिपल न्यूक्लियर पावर बाय 2050. Nuclear power already provides 20% of electricity generation in the US and 70% in the. So nuclear power की बात हुई है. Power already provide 20% of electricity. US में कितनी प्रोवाइड कर रही है? 20%. और जापान में, फ्रांस में कितनी है हमारी? 70%. Japan joined this group despite the legacy of Hiroshima and Nagasaki bombings and the Fukushima accident. In India's case, there is a need for a sharper increase as the share of nuclear power in generation is low as 3%. जहां पे हमारा इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन हो रही है, यूएस कितना प्रोड्यूस कर रहा है हमारा न्यूक्लियर से? न्यूक्लियर पावर 20%. और फ्रांस, तो इंडिया कितना है हमारा? सिर्फ 3% तक. So as the share of nuclear power in generation is as low as 3%. Ramping up nuclear power requires government support, as resources on this scale cannot be internally generated by the Nuclear Power Corporation India Limited. तो हमें क्या है, धीरे धीरे किस पे शिफ्ट हो रहे हैं हम? सोलर पे. Problems related to finance. At COP29, developed countries committed a penalty कितनी? $300 billion per year from diverse sources by 2035 against the demand by developing countries for. डिमांड कितनी है इनकी? $1.3 trillion. Will this distant goal survive the Trump presidency? अब सिंपली क्या है, जो आपकी डेवलपिंग कंट्रीज हैं, अब डेवलप्ड कंट्रीज थी हमारी, उनकी क्या है, पीक एमिशन हो चुकी है, वो डेवलप हो चुकी हैं. तो हमारी जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनको क्या है, उन क्लाइमेट चेंज जब हुआ तो बेसिकली उनकी भी कंट्रीब्यूशन रही जो हमारी डेवलप थी. अब जो डेवलपिंग कंट्रीज है वो क्या है, पेनल्टी मांग रही है किनसे? डेवलप्ड कंट्रीज से. जो यहाँ पे लिखा हुआ है डेवलप्ड कंट्रीज कमिटेड ए पेनल्टी कितनी?
300 billion per year from diverse sources by 2035 against the demand by developing countries for 1.3 trillion dollars. उसके बाद ग्रीन फाइनेंस फ्रॉम प्राइवेट सोर्सेज विल कम ओनली इफ द टैरिफ इज रेज्ड एंड द हेल्थ ऑफ डिस्काउंट्स इज रिस्टोर्ड. COP 29 में और किसकी बात हुई है? हैज फाइनलाइज्ड द रूल्स फॉर COP 29 में rules for the carbon trading. This amount to rich countries buying the carbon entitlement of the poorer countries to cushion their lifestyle changes. If we cannot diversify to clean sources by the peaking year, we will need carbon for our growth rather than a trade-off. उसके बाद fourth, the energy transition is a fight for limited carbon space. No major economy is likely to diversify to clean energy before the global carbon budget runs out in the next 10 years. Simply आपने क्या याद रखना है यहाँ पे? पेनल्टी की बात हुई है. जो डेवलप्ड कंट्रीज कमिटेड है पेनल्टी 300 बिलियन पर ईयर फ्रॉम द डाइवर्स सोर्स बाय द 2035 अगेंस्ट द डिमांड बाय डेवलपिंग कंट्रीज फॉर 1.3 ट्रिलियन. सो इंडियाज रिलायंस ऑन चाइना फॉर क्रिटिकल मिनरल्स. अब द मिनिस्ट्री ऑफ माइंस इन 2023 आइडेंटिफाइड 30 क्रिटिकल मिनरल्स डीम्ड एसेंशियल फॉर द नेशंस इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड नेशनल सिक्योरिटी. अब सिंपली बात क्या यहाँ पे क्या बोली है? इंडियाज रिलायंस ऑन चाइना फॉर क्रिटिकल मिनरल्स. जो हम इंडिया है, इंडिया मेनली जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं हमारे, उसके लिए किस पे डिपेंड है? चाइना पे. तो यहाँ पे बात हुई है द मिनिस्ट्री ऑफ माइंस इन 2023 आइडेंटिफाइड 30 क्रिटिकल मिनरल्स डीम्ड एसेंशियल फॉर द नेशंस इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड नेशनल सिक्योरिटी. जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ माइंस है उन्होंने 2023 में क्या करा है? 30 क्रिटिकल मिनरल्स क्या कर रहे हैं? आइडेंटिफाई कर रहे हैं जो क्या है हमारे एसेंशियल है. किसके लिए? नेशंस इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड नेशनल सिक्योरिटी के लिए. While the report highlighted India's complete import dependency for 10 critical minerals, it did not fully address a more pressing concern, the extent and nature of dependency on China. यहाँ पे बात हुई है how is China a dominant player in critical minerals? China's unparalleled dominance in critical minerals stems from its vast resources base and strategic investment across the value chain. As the world's largest, तो China हमारा क्या है? World largest mining nation है. China has discovered 173 टाइप्स ऑफ मिनरल्स इंक्लूडिंग. अब चाइना हमारा क्या है? इंडिया क्या है हमारा? क्रिटिकल मिनरल्स के लिए मेनली किस पे डिपेंड है हमारा? चाइना पे. सो एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट माइनिंग नेशन, तो चाइना हमारा क्या है? वर्ल्ड का लार्जेस्ट माइनिंग नेशन है. वहां पे डिस्कवर हुए कितने? 173 टाइप्स ऑफ मिनरल्स, जिनमें से 30 एनर्जी मिनरल्स हैं, 59 कितने हैं हमारे? मेटालिक एंड 95 नॉन मेटालिक. रिजर्व्स ऑफ नियरली 40% ऑफ दीज मिनरल्स पर्टिकुलरली. अब किसकी बात हुई है? जो रिजर्व्स हैं नियरली 40% ऑफ दीज मिनरल्स कौन कौन से हमारे? कॉपर, उसके बाद लेड, जिंक, निकल, कोबाल्ट, लिथियम, गैलियम, उसके बाद जर्मेनियम एंड क्रिस्टलाइन ग्रेफाइट इंक्रीज सिग्निफिकेंटली लास्ट ईयर सपोर्टेड बाय एन एक्सप्लोरेशन इन्वेस्टमेंट ऑफ 19.4 बिलियन डॉलर. सो क्या हुई है हमारी जो इनकी प्रोडक्शन है क्या हुई है? वो इंक्रीज, क्योंकि इन्होंने क्या है? एक्सप्लोरेशन में इन्वेस्टमेंट करी है कितनी? 19.4 बिलियन डॉलर. China's dominance extended beyond reserves to include processing and refining with control over 87% of rare earth processing, 58% of lithium refining and 68% of silicon processing. अब बात हुई है हाउ डज चाइना कंट्रोल द वर्ल्ड विद दीज मिनरल्स एंड मेक इट्स रन अकॉर्डिंग टू इट्स ट्यून्स. बीजिंग प्राइमरली टारगेट्स मिनरल्स डीम्ड क्रिटिकल बाय वेस्टर्न नेशंस एंड देयर अलाइज, स्पेशली दोज एसेंशियल फॉर. अब जो मिनरल्स हैं हमारे वो किसमें इंपॉर्टेंट है हमारे? एसेंशियल किसके लिए? हमारे सेमीकंडक्टर्स के लिए, जो बैटरीज हैं एंड हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग के लिए. हाउएवर चाइना केयरफुली बैलेंसेस दीज डिसीजन अगेंस्ट टू constraining factors. This strategic calculus was evident in China's 2010 rare earth embargo against Japan, its recent restrictions on antimony, gallium and germanium exports, and its December 2023 ban on rare earth extraction and processing technologies. अब how is India dependent on China and which are these metals? अब यहाँ पे बात हुई है कि इंडिया कैसे डिपेंडेंट है चाइना पे. An in-depth examination of import data of 30 critical minerals spanning 2019 to 2024 reveals India's acute vulnerability to Chinese supplies. So India क्या है हमारा? Mainly depend है किस पे? चाइना पे. किसके लिए? यहाँ पे बात हुई है Chinese supplies particularly for 6 critical minerals were dependency exceed. जो क्या हुई है हमारी? Dependency और ज्यादा exceed कर गई है 40%. जैसे बिस्मुथ है,
85.6%, उसके बाद लिथियम 82%, सिलिकॉन 76%, टाइटेनियम 50.6%, टेलेरियम 48.8% एंड ग्रेफाइट 42.4%. यूज ऑफ वेरियस मेटल्स एंड अलार्म लगा के चार्जर पास में अलार्म लगा नहीं यार तेरे को मैं पूछोगी तो मैं तेरे को सताऊंगा बोल रहा उठाऊंगा पहले बोलना नेक्स्ट क्लास से अंदर यूज ऑफ वेरियस मेटल्स एंड इंडस्ट्री इट इज रिलेटेड टू. अब मेटल्स की बात हुई है और कौन सी इंडस्ट्री से वो रिलेटेड है उसकी बात हुई है. बिस्मुथ प्राइमरली यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल एंड chemicals has few alternative sources with China maintaining an estimated 80% of global refinery production. अब next is lithium crucial for किसके लिए? EV batteries and energy storage. उसके बाद silicon vital for semiconductors and solar panels requires sophisticated processing technology that few countries possess. उसके बाद titanium essential for किसके लिए essential है ये? Aerospace and defense application. उसके बाद टेलूरियम किसके लिए है हमारा? इंपॉर्टेंट फॉर सोलर पावर एंड थर्मो इलेक्ट्रिक डिवाइसेस. उसके बाद फाइनली ग्रेफाइट फॉर ईवी बैटरीज एंड स्टील प्रोडक्शन. सो यहाँ पे बात हुई है कि हाउ इज इंडिया डिपेंडेंट ऑन चाइना एंड विच आर दीज मेटल. सो इंडिया क्या है? मेनली डिपेंड है किस पे? मेटल्स के लिए जो भी हमारे क्या है हमारे मिनरल्स हैं वो चाइना पे डिपेंड है. टोटली डिपेंडेंसी किस पे है? अब जैसे हमारी बात हुई है जैसे यूज ऑफ वेरियस मेटल्स एंड इंडस्ट्री इट इज रिलेटेड टू बिस्मुथ प्राइमरली यूज किसमें हो रहा है? इन फार्मास्यूटिकल एंड केमिकल्स में. उसके बाद लिथियम क्रूशियल फॉर ईवी बैटरीज एंड एनर्जी स्टोरेज. उसके बाद सिलिकॉन फॉर सेमीकंडक्टर्स एंड सोलर पैनल्स. उसके बाद नेक्स्ट टाइटेनियम फॉर एरोस्पेस एंड डिफेंस एप्लीकेशन. उसके बाद टेलूरियम सोलर पावर एंड थर्मो इलेक्ट्रिकल डिवाइस. उसके बाद ग्रेफाइट फॉर ईवी बैटरीज एंड स्टील प्रोडक्शन. Why does India rely on imports? Despite being endowed with significant mineral resources, India's heavy reliance on imports stems from several structural challenges in its mining and processing ecosystem. अब रिसोर्सेज तो इंडिया में भी है लेकिन हमारी डिपेंडेंसी चाइना पे क्यों ज्यादा? तो यहाँ पे बात करिए इंडियाज हैवी रिलायंस ऑन इंपोर्ट स्टेम फ्रॉम सेवरल स्ट्रक्चरल. किसकी बात हो रही है हमारी? हमारे यहाँ पे क्या है? स्ट्रक्चरल चैलेंजेस इन इट्स माइनिंग में हमारा क्या है? अभी इन्वेस्टमेंट इतनी ज्यादा नहीं है. एंड प्रोसेसिंग इकोसिस्टम मैनी क्रिटिकल मिनरल्स आर डीप सीटेड. जो हमारे क्या है क्रिटिकल मिनरल्स है वो क्या है? डीप सीटेड रिक्वायरिंग हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट्स इन एक्सप्लोरेशन. रिसोर्सेज तो है लेकिन क्या है हमारा? इन्वेस्टमेंट नहीं है किसमें? एक्सप्लोरेशन में. एंड माइनिंग टेक्नोलॉजीज तो हम लैक इन टेक्नोलॉजी जिसके कारण क्या है हम उन रिसोर्सेज को क्या नहीं कर पा रहे? एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे. A factor that has deterred private sector participation in the absence of adequate incentive and policy support. The country's processing capabilities are also limited. और साथ में क्या है हमारी जो प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज है वो भी क्या है हमारी? लिमिटेड. दिस इज पर्टिकुलरली एविडेंट इन द केस ऑफ द रिसेंटली डिस्कवर्ड लिथियम. जैसे हमने अभी लेटली हमें जम्मू कश्मीर में क्या मिला? लिथियम डिपॉजिट इन जम्मू कश्मीर वेयर डिस्पाइट द प्रेजेंस ऑफ 5.9 मिलियन टन्स ऑफ रिसोर्सेज इन क्ले डिपॉजिट इंडिया लैक्स द टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी टू एक्सट्रैक्ट लिथियम फ्रॉम सच जियोलॉजिकल फॉर्मेशन. जैसे हमें क्या है रिसोर्स तो मिला. जैसे हमें जम्मू एंड कश्मीर में कितना बड़ा रिसोर्स मिला? रिजर्व है वहां पे किसका? लिथियम का. जहाँ पे कितनी प्रोडक्ट 5.9 मिलियन टन. लेकिन हमारे पास क्या है? टेक्नोलॉजी नहीं है, टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटी नहीं है जिसके कारण हम क्या कर सके उसको एक्सप्लोर. तो इसके लिए और इसीलिए हमारी जो डिपेंडेंसी है वो मेनली किस पे है? चाइना पे. तो यहाँ तक क्लियर अच्छे से. इनको एक बार देख लेना कौन कौन से हमारे मेटल्स हैं जैसे बिस्मुथ, लिथियम, सिलिकॉन, टाइटेनियम. इनके एक बार देख लेना अच्छे से. ठीक है. उसके बाद हमारा व्हाई वुड इंडिया डू ओवरकम सच कॉन्स्ट्रेंट्स. व्हाट वुड इंडिया डू टू ओवरकम सच कॉन्स्ट्रेंट्स. अब इंडिया क्या कोशिश कर रही है इन कॉन्स्ट्रेंट्स को कम करने के लिए? इंडिया हैज इनिशिएटेड ए multi-pronged approach to reduce its dependency on China. इंडिया ने क्या करा है? The government has established काबिल. क्या है हमारा? काबिल, a joint venture of 3 state-owned companies. So जो हमारी मिनरल्स के लिए डिपेंडेंसी है किसके ऊपर? चाइना के ऊपर. उसको कम करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या करा है हमारा? The government has established काबिल क्या है हमारा? A joint venture of 3 state-owned companies to secure overseas minerals assets. India has also joined strategic initiatives like the Mineral Security Partnership and Critical Raw Materials Club to diversify its supply sources and strengthen partnerships.
द कंट्री इज ऑल्सो इन्वेस्टिंग इन रिसर्च। कंट्री क्या कर रही है, धीरे धीरे इन्वेस्ट कर रही है किसमें, रिसर्च, थ्रू इंस्टीट्यूशंस लाइक जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उसके बाद काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR। उसके बाद व्हाट इज काबिल एंड व्हाट कंट्रीज आर बी टारगेटिंग थ्रू इट। अब काबिल की बात हुई, काबिल हमने क्या देखा ऊपर, द गवर्नमेंट ए ज्वाइंट वेंचर ऑफ 3 स्टेट ओन्ड कंपनीज। काबिल क्या है हमारा, एक ज्वाइंट वेंचर है 3 स्टेट ओन्ड कंपनीज का। अब उसकी बात हुई है, काबिल इज एक्सप्लोरिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर एक्विजिशन ऑफ ओवरसीज क्रिटिकल मिनरल्स एसेट्स इन, कहाँ कहाँ पे हमारा, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया एंड चिले। दैट इज CAA फॉर न्यूमोनिक। सी हमारा C से हो गया चिले, उसके बाद A से अर्जेंटीना, A से ऑस्ट्रेलिया। ए ज्वाइंट वेंचर कंपनी नेमली कौन सी हमारी, खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड। काबिल हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड विद द इक्विटी कंट्रीब्यूशन फ्रॉम 3 सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज नेमली नेशनल नाल्को है हमारी, उसके बाद हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड एंड मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड विद द ऑब्जेक्टिव टू आइडेंटिफाई। अब ऑब्जेक्टिव क्या है इनका, आइडेंटिफाई करना, उसके बाद एक्सप्लोर, एक्वायर, डेवलप, माइन, प्रोसेस, प्रोक्योर एंड सेल स्ट्रेटेजिक मिनरल्स अब्रोड टू सिक्योर रेजिलिएंट सप्लाई ऑफ दीज मिनरल्स टू इंडियन डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज। सो ऑब्जेक्टिव क्या था हमारा, आइडेंटिफाई, उसके बाद एक्सप्लोर, उसके बाद एक्वायर, एक्वायर करने के बाद डेवलप, माइन, process, procure and sell strategic minerals abroad to secure resilient supply of these minerals to Indian domestic industries. To achieve its objective, Kabil is presently exploring opportunities for acquisition of overseas critical mineral assets like lithium and cobalt and taking initiatives in projects in, so Kabil कहाँ पे कर रहा है हमारा, taking initiatives in Argentina, Australia and Chile। हमने CAA देखा ऊपर, चिले, अर्जेंटीना एंड ऑस्ट्रेलिया। और काबिल क्या था हमारा, ज्वाइंट वेंचर, किसके लिए, of 3 state owned companies to secure overseas minerals assets। तो यहाँ तक क्लियर अच्छे से। उसके बाद है हमारा इन अर्जेंटीना। अब अर्जेंटीना में किसकी बात हो रही है हमारी, इन अर्जेंटीना काबिल हैज साइंड एन एक्सप्लोरेशन एंड डेवलपमेंट contract with the state owned company of Argentina and has obtained exclusively rights for exploration and development of lithium blocks। तो अर्जेंटीना किसकी बात हुई हमारे यहाँ पे, लिथियम की, लिथियम एंड कोबाल्ट। उसके बाद इन ऑस्ट्रेलिया हैज साइंड ए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद क्रिटिकल मिनरल ऑफिसर, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री, साइंस एंड रिसोर्सेज, गवर्नमेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया फॉर कैरिंग आउट ज्वाइंट ड्यू टू डिलीजेंस एंड फर्दर इन्वेस्टमेंट इन लिथियम एंड कोबाल्ट। तो किसकी बात हुई हमारी, जैसे अर्जेंटीना में लिथियम ब्लॉक और साथ में ऑस्ट्रेलिया में भी लिथियम एंड कोबाल्ट माइनिंग एसेट्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद नेक्स्ट, स्टेट ओन्ड कंपनी ऑफ चाइना इनामी टू टेक अप एक्सप्लोरेशन ऑफ ब्राइन टाइप लिथियम ब्लॉक इन चिले। तो यहाँ पे किस चीज की बात हुई है हमारी, मेनली लिथियम एंड कोबाल्ट की। काबिल इज कंटिन्यूसली एंड्योरिंग टू एक्सप्लोर पॉसिबिलिटीज इन अदर कंट्रीज हैविंग रिच पोटेंशियल ऑफ क्रिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक मिनरल्स फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ तक क्लियर अच्छे से। तो इसमें हमने क्या देखा, सबसे पहले सबमरीन्स की बात हुई, सबसे पहले ऑपरेशन संकल्प की बात हुई, तो किससे रिलेटेड था हमारा, टू एंश्योर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ शिपिंग फ्रॉम पायरेसी। उसके बाद SSBN स्टैंड्स फॉर न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन। उसके बाद इंडिया सेकंड इंडिजीनियस कौन सी थी हमारी, INS अरिघात, एंड द फर्स्ट वन इज INS अरिहंत। उसके बाद हमने देखा SSN, वो किसकी बात हुई थी हमारी, सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल, कहाँ से करी गई हमारी, INS अरिघात से। उसके बाद प्रोजेक्ट 77 में किसकी बात हुई, कंस्ट्रक्ट 2 न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन्स, जिसमें हमने क्या बोला कि प्लेटफॉर्म इज एक्सपेक्टेड टू इंक्लूड ओवर 90% इंडिजीनियस कंटेंट, जिसमें किसकी बात हुई है हमारी, 90% इंडिजीनियस कंटेंट की। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा प्रोजेक्ट 75, जिसमें किसकी बात हुई, इन कोलैबोरेशन विद फ्रांस विल सी द कमीशनिंग ऑफ द 6th स्कॉर्पियन बोट, दैट इज INS बख्शीर सून। उसके बाद हमने देखा ग्लोबल वार्मिंग फाइट, हमने COP29 कहाँ पे हुई थी हमारी, बाकू। उसके बाद COP28 दुबई। उसके बाद COP27 शर्म एल शीख। तो ये याद रख लेना चाहिए। और COP30 है वो कहाँ पे होगी हमारी, ब्राजील में होगी। उसके बाद हमने कुछ यहाँ इनकी जो भी डेवलपमेंट्स इन COP29 क्या क्या बोला इन्होंने कि हमारा नेट जीरो एमिशन इंडिया का टारगेट कहाँ तक है हमारा, 2070 तक। उसके बाद हमने बात करी यहाँ पे कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म की। उसके बाद और उसके साथ बात करी इंडिया रिलायंस ऑन चाइना फॉर क्रिटिकल मिनरल्स। तो यहाँ तक क्लियर अच्छे से। अब बात हो रही है वेरियस इंडिसेस एंड इंडियाज रैंकिंग फॉर द सेम। जो हमारे इंडेक्सेस आते हैं इंडिया में, उसकी रैंकिंग कितनी है और कौन उसको रिलीज कर रहा है।
जैसे सबसे पहले हमारा ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, सबसे पहले कौन सा है हमारा ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2024, अप्रोक्सीमेटली 1.1 बिलियन, कितने पीपल, 1.1 बिलियन पीपल आउट ऑफ टोटल 6.3 बिलियन आर एक्सपीरियंसिंग, क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं पॉवर्टी अक्रॉस द 112 कंट्रीज। सो बेसिकली इसने क्या बोला, जो ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है उसने ये बोला कि टोटल 112 कंट्रीज में से 6.3 बिलियन पीपल में से 1.1 बिलियन क्या है हमारे, वो क्या है हमारे एक्सपीरियंसिंग पॉवर्टी। उसके बाद रिपोर्ट, अब ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स रिलीज कौन करता है, इसको पब्लिश कौन करता है, हमारा यूएनडीपी। ये अच्छे से याद कर लेना कि ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स इज गिवन बाय, पब्लिश बाय यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इंडिकेट दैट द पॉवर्टी रेट इन इंडिया। और यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि जो पॉवर्टी रेट है इंडिया में वो क्या हुआ है हमारा, डिक्रीज फ्रॉम 55.1% इन 2005-06 to just over 16.4% in 2019-21। तो सिंपली हमने क्या याद रखना है कि हमारी जो ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है उसको कौन रिलीज करता है, हमारा यूएनडीपी। और उन्होंने क्या बोला है कि इंडिया में क्या है हमारा पॉवर्टी रेट क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। कौन से लेवल से, 2005 से 1921 की बात हुई है। उसके बाद डिस्पाइट दिस द 5 कंट्रीज विद लार्जेस्ट नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन पॉवर्टी, अब बात हुई है यहाँ पे वो 5 कंट्रीज कौन कौन सी है जो विद द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन पॉवर्टी आर। सबसे पहली कौन सी है हमारी, इंडिया। उसके बाद विच इज ए मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI, एंड पाकिस्तान 93 मिलियन पीपल। उसके बाद इथियोपिया है, उसके बाद नाइजीरिया एंड द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो DRC, ऑल ऑफ विच हैव लो HDI। collectively these 5 countries represent nearly half, that is 48.1% of the total 1.1 billion poor people। अब अभी हमने ऊपर क्या देखा कि आउट ऑफ 6.3 बिलियन पीपल 1.1 बिलियन क्या है हमारे पॉवर्टी के अंडर है। अब उसमें से किसकी बात हुई है, जो 5 कंट्रीज में लोग हैं हमारे, कौन कौन सी कंट्री आई हो, इंडिया, पाकिस्तान, इथियोपिया, नाइजीरिया एंड DRC। सो उस 1.1 बिलियन में अप्रोक्सीमेटली 50% जो है वो कौन है हमारे, इन्हीं 5 कंट्रीज के लोग हैं। वो कौन कौन सी कंट्री आ गई हमारी, इंडिया आई, उसके बाद पाकिस्तान, इथियोपिया, नाइजीरिया एंड DRC। उसके बाद मोर देन हाफ ऑफ द 1.1 बिलियन पीपल लिविंग इन पॉवर्टी आर चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 18। उसके बाद टोटलिंग 584 मिलियन, ग्लोबली 27.9% ऑफ चिल्ड्रन आर लिविंग इन poverty in contrast to 13.5% ऑफ adults। अब ग्लोबली क्या बात हुई है, जो आपके चिल्ड्रन है कितने 27.9% ऑफ चिल्ड्रन आर लिविंग इन पॉवर्टी, वो किसमें रह रहे हैं हमारे पॉवर्टी में, इन कॉन्ट्रास्ट टू अडल्ट कितने हैं हमारे 13.5%। मोर देन हाफ ऑफ द 1.1 बिलियन पीपल लिविंग इन पॉवर्टी आर चिल्ड्रन, जिसमें किसकी बात हुई है, ग्लोबली 27.9% ऑफ चिल्ड्रन आर लिविंग इन पॉवर्टी इन कॉन्ट्रास्ट टू 13.5% ऑफ अडल्ट। अब किसकी बात हुई है हमारी, ग्लोबल हंगर इंडेक्स की। The Global Hunger Index serves as a major tool used by international humanitarian organizations to measure and monitor hunger levels, with scores derived from indicators of undernourishment and child mortality across 127 countries। जिसमें से इंडिया की रैंकिंग कितनी है, इंडिया हैज बीन पोजीशन एट 105th place, categorizing it within the serious category of the analysis। This places India among 42 countries identified as serious alongside Pakistan and Afghanistan, while neighboring South Asian countries such as Bangladesh, Nepal and Sri Lanka have achieved better GHI scores, qualifying them to moderate category। अब किसकी बात हुई हमारी, ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात हो रही है। यहाँ पे इंडिया की रैंकिंग कितनी है 127 कंट्रीज में से 105th, और कौन सी कैटेगरी में है इंडिया हमारा, सीरियस कैटेगरी में। Of the analysis, this places India among 42 countries identified as, so अब 127 कंट्रीज में से टोटल जो हमारी 42 कंट्रीज हैं वो कैसे आइडेंटिफाई करी गई हैं हमारी सीरियस कैटेगरी में, अलोंगसाइड पाकिस्तान, अफगानिस्तान, वाइल नेबरिंग साउथ एशियन कंट्रीज सच एज आपकी बांग्लादेश हो गई, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान है हमारा, अफगानिस्तान, हैव अचीव्ड बेटर GHI स्कोर, क्वालिफाइंग देम फॉर द मॉडरेट कैटेगरी। अब इंडिया से जो इनकी वो है क्या है हमारी, और इंडिया किस में आ रहा है हमारा, सीरियस में। अकॉर्डिंग टू 2024 ग्लोबल हंगर इंडेक्स, इंडिया हैज द स्कोर कितना था इंडिया का 27.3, इंडिकेटिंग ए सीरियस लेवल ऑफ हंगर। द GHI स्कोर फॉर इंडिया इज ड्राइव्ड फ्रॉम 4 की इंडिकेटर्स। वो इंडिकेटर्स कौन कौन से हमारे, जैसे 13.7% ऑफ द पॉपुलेशन इज अंडर
अंडर नरिश्ड, उसके बाद 35% ऑफ द चिल्ड्रन अंडर 5 आर स्टंटेड, उसके बाद 18.7% ऑफ दीज चिल्ड्रन आर वेस्टेड। अब स्टंटेड का मतलब क्या होता है हमारा? स्टंटिंग का मतलब होता है एज के अकॉर्डिंग उसकी हाइट उतनी नहीं है। और उसके बाद 18.7% ऑफ दीज चिल्ड्रन आर वेस्टेड, मतलब वेट कम है एज के अकॉर्डिंग। तो उसकी बात हुई है। 13.7% ऑफ द पॉपुलेशन इज अंडर नरिश्ड है हमारी। उसके बाद 35.5% ऑफ चिल्ड्रन अंडर 5 आर स्टंटेड, उसके बाद 18.7% ऑफ दीज चिल्ड्रन आर वेस्टेड एंड 2.9% ऑफ चिल्ड्रन डू नॉट सर्वाइव टू देयर 5th बर्थडे। और यहाँ पे क्या बात करी गई है? जबकि 2.9% ऑफ चिल्ड्रन है जो डू नॉट सर्वाइव टू देयर 5th बर्थडे एज हाईलाइटेड इन दिस रिपोर्ट। तो ये कौन सी रिपोर्ट में आया हमारा? ग्लोबल हंगर इंडेक्स। उसमें इंडिया की रैंकिंग क्या है हमारी? 105th आउट ऑफ 127 कंट्रीज। और ये कौन सी कैटेगरी में रखा गया है हमारा? सीरियस कैटेगरी में। और उसके बाद हमारा जो 4 की इंडिकेटर्स है वो कौन कौन से थे हमारे? अंडर नरिशमेंट, उसके बाद स्टंटिंग है, वेस्टिंग है, उसके बाद साथ में हमने क्या देखा कि 2.9% ऑफ द चिल्ड्रन डू नॉट सर्वाइव टू देयर 5th बर्थडे एज हाईलाइटेड इन द रिपोर्ट। तो सिंपली हमने क्या देखा? सबसे पहले देखा हमने ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। कौन रिलीज करता है इसको? यूएनडीपी। तो यहाँ पे बात करी गई थी कि आउट ऑफ 6.3 बिलियन पीपल 1.1 बिलियन पीपल क्या है हमारे, और जो इनकी जो 50% है वो कौन कौन सी कंट्री से आ रहे हैं हमारे? इंडिया, पाकिस्तान, इथियोपिया, नाइजीरिया एंड डीआरसी। उसके बाद है नेक्स्ट हमारा वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। अब किसकी बात हो रही है? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। इंडिया स्कोर इन द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स हैज डिक्लाइन। क्या कर गया इंडिया का? डिक्लाइन कर गया ओवर द पास्ट ईयर, डिक्रीजिंग फ्रॉम 36.62 टू 31.28 एज रिपोर्टेड बाय रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। अब जैसे वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है वो रिलीज कौन करता है हमारा? एज रिपोर्टेड बाय रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ये रिलीज करते हैं इसको। कौन सा इंडेक्स है हमारा? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। कौन रिलीज करता है हमारा? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, which complies an annual index assessing the freedom to journalists across 180 jurisdiction. अब India's rank improved from 161 in 2023 to 159 in 2024. अब this change was primarily due to a decline of other countries. बेसिकली किसकी वजह से हुआ है ये डिक्लाइन हुआ है? उसकी वजह से हुआ है। जैसे इसमें से सबसे टॉप पोजीशन पे कौन से हमारे? जैसे नॉर्वे एंड डेनमार्क सिक्योर्ड द टॉप पोजीशन इन द आरएसएफ इंडेक्स, वाई एरिट्रिया occupied the lowest rank with Syria position just above it. इंडिया की पोजीशन कितनी थी हमारी 2024 में? कितनी है? सिंपली आपने याद रखना है 159 है। और स्कोर कितना है हमारा? 36.622 और डिक्लाइन कर गया कितना? 31.28। और टॉप किसने करा है हमारा? नॉर्वे एंड डेनमार्क ने। और सबसे नीचे कौन सी है हमारी लोएस्ट रैंक? एरिट्रिया एंड उसके ऊपर कौन सी है हमारी? सीरिया। सो उसके बाद है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। अब किसकी बात हो रही है हमारी? सबसे पहले हमने कौन सा देखा हमारा? पॉवर्टी इंडेक्स। वो कौन रिलीज करता है हमारा? यूएनडीपी। उसके बाद हमने देखा वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। वो कौन रिलीज करता है हमारा? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। उसके बाद है हमारा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। इंडिया हैज फॉलन 2 पोजीशन इन द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। अब ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स को रिलीज कौन कर रहा है हमारा? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स को कौन रिलीज करता है हमारा? फोरम। नाउ रैंकिंग 129। इंडिया की रैंकिंग कितनी हो गई है? इंडिया हैज फॉलन 2 पोजीशन, क्या कर गया? और नीचे गिर गया है 129, वाइल आइसलैंड कंटिन्यूज टू होल्ड द टॉप स्पॉट। तो सबसे ऊपर कौन सा है हमारा? आइसलैंड। विद इन साउथ एशिया इंडिया इज रैंक 5th। अगर सिर्फ साउथ एशिया की बात करी जाए तो इंडिया का रैंक कितना है हमारा? 5th, फॉलोइंग बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका एंड भूटान, with Pakistan occupying the last position. On a global scale, Sudan ranks last. Sudan कहाँ पे है हमारा? लास्ट पे. While Pakistan has dropped 3 places to 145. तो इंडिया की रैंकिंग कितनी थी हमारी? 129. और ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स को रिलीज कौन करता है? WEF, that is World Economic Forum. India has demonstrated the strongest gender parity in secondary education enrollment and achieved a commendable 65th rank in the political empowerment of women. In terms of the duration of female and male leadership of the past 50 years, India is ranked 10th. अब ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स को रिलीज कौन कर रहा है हमारा? WEF। और इंडिया की पोजीशन कितनी है हमारी? 129। अगर सिंपली साउथ एशिया की बात करी जाए तो इंडिया की पोजीशन कितनी थी हमारी?
5th, और सूडान क्या है इस रैंक में सबसे। उसके बाद बात हो रही है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स की। Indians are among the unhappiest people in the world, as indicated by the World Happiness Report, which assesses global life satisfaction based on factors such as health, economy, and freedom. तो किसके बेसिस पे देखा जा रहा है ये? Satisfaction factors such as health, economy, and freedom. In the latest report, India is ranked 126 out of 143 countries, reflecting a slight decline from the last year's 125th rank. पहले कितना था? 125. अब क्या कर गया? और decline कर गया. This places India behind conflict-affected regions like Palestine and Ukraine. उससे भी हमारा रैंक क्या है? Lower. As well as neighboring countries such as Pakistan and Nepal. उनसे भी हमारा रैंक क्या है? Lower. The report is the result of collaboration between the Gallup, the United Sustainable Development Solution Network, and the Oxford Wellbeing Research Center. ये क्या है हमारा? तीन ऑर्गेनाइजेशन मिलकर क्या करती हैं? इस इंडेक्स को तैयार करती हैं, रिपोर्ट को। तो यहाँ से क्लियर अच्छे से। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, इंडिया की रैंकिंग कितनी है हमारी? 126 आउट ऑफ 120। अब नेक्स्ट क्या है हमारा? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अब किसकी बात हो रही है? HDI की, which experienced a decline in 2021 and remained stable in subsequent years, has risen to 0.644 in 2022. This improvement position India कितना? 134th among, इंडिया की पोजीशन कितनी है HDI में? 134th आउट ऑफ 193। उसके बाद है हमारा and territories as reported in the recently published 2023-2024 Human Development Report titled Breaking the Gridlock Reimagining Cooperation in the Polarized World. उसके बाद हमारा क्या है? With an HDI value of 0.644, India is placed in the medium human development category. With an HDI value of 0.644, India is placed in the medium human development category. From 1990 to 2022, the country has achieved a remarkable 48% increase in the HDI. तो सिंपली आपने याद रखना है कि 193 कंट्री में से हमारी पोजीशन कितनी है? 134th। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। अब क्लाइमेट चेंज की बात आ गई। इंडिया हैज बीन रैंक्ड 10th फ्रॉम ए लिस्ट ऑफ मोर देन 60 कंट्रीज। इंडिया की रैंकिंग कितनी है हमारी? 10। क्लाइमेट चेंज, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसमें जो परफॉर्मेंस आ रही है उसमें कितनी है हमारी? 10th आउट ऑफ 60 कंट्रीज। Evaluated for the initiative to combat climate change despite a decline of 2 places from the previous year. This ranking is attributed to India's low per capita emissions and its swift advancement in renewable energy. तो किसकी वजह से आई है हमारी? इंडिया क्या कर रहा है धीरे धीरे? इंडियाज लो पर कैपिटा एमिशन और साथ में एडवांसमेंट इन रेन्यूएबल एनर्जी deployment. The Climate Change Performance Index report unveiled during the annual UN Climate Change Conference in Baku does not assign the top 3 position. जो आपकी top 3 position है वो क्या है? खाली। With Denmark occupying the 4th position. Denmark जो सिंपली हमारी इंडिया की पोजीशन कितनी है? 10th आउट ऑफ 60 कंट्रीज। जो आपकी फर्स्ट 3 पोजीशन थी वो क्या है हमारी? वेकेंट। ऐसी कंट्री कोई है ही नहीं जो फर्स्ट या सेकंड या थर्ड पोजीशन पे हो। तो फोर्थ पे कौन सी है हमारी? डेनमार्क एंड द नीदरलैंड फॉलोइंग। उसके बाद द CCPI प्रोड्यूस्ड बाय थिंक टैंक्स इंक्लूडिंग जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क। अब क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स रिलीज कौन करता है हमारा? प्रोड्यूस्ड बाय इंक्लूडिंग जर्मन वॉच, उसके बाद न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क. So among the G20 nations, India and the United Kingdom are the recognized as the only high performers in the climate change performance index. तो G20 nations में आपका इंडिया और यूनाइटेड किंगडम क्या है हमारे? रिकॉग्नाइज एज द ओनली हाई परफॉर्मेंस इन द क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स. तो इंडिया की रैंकिंग कितनी है हमारी? 10th आउट ऑफ 60 कंट्रीज. और जो फर्स्ट 3 पोजीशन है वो क्या है हमारी? वेकेंट. और डेनमार्क कौन सी पोजीशन पे हमारा? 4th. उसके बाद है ग्लोबल पीस इंडेक्स. अब पीस की बात हुई है. द रिपोर्ट इंडिकेट दैट इंडिया ओवरऑल लेवल ऑफ पीसफुलनेस हैज इंक्रीज्ड बाय 1.6% ओवर द पास्ट ईयर, marking the highest level of peace since the inception of the index. As the Global Peace Index 2024, India holds, इंडिया की कितनी पोजीशन है हमारी? 116th position globally with an overall score of 2.319. This represents a notable advancement from the 126th rank in 2023. 2023 में कितनी थी हमारी? 126th. और 2020 में हमारी 139 थी और 141st थी 2019 में, जो कि अब कितनी हो चुकी है हमारी? 116th पोजीशन. यहाँ तक क्लियर है अच्छे से? ग्लोबल पीस इंडेक्स.
तो इंडिया की रैंकिंग कितनी है हमारी 116 आउट ऑफ सिंपली आपने ये याद रखना है कि कितनी कौन सी रैंकिंग है हमारी 116। उसके बाद हमने पहले बात करी सीसीपीआई में हमारी 10th आउट ऑफ 60 कंट्रीज, और हमारी जो फर्स्ट 3 वो है क्या है, वो वेकेंट है सीट्स हमारी। उसके बाद हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इंडिया की कितनी है हमारी, द इम्प्रूवमेंट पोजीशन इंडिया एट 134th अमंग 193 कंट्रीज। उसके बाद हमने पहले देखा 160। उसके बाद वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में कितनी है हमारी 126 आउट ऑफ 143 कंट्रीज। उसके बाद हमने ग्लोबल जेंडर गैप में देखी तो कितनी थी हमारी 129, और आइसलैंड टॉप पे था, और साउथ एशिया में 5th थी हमारी। उसके बाद हमने वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स देखी, इसमें कितनी थी हमारी रैंकिंग 159 इन 2024। उसके बाद हमने देखा ग्लोबल हंगर इंडेक्स, उसमें रैंकिंग कितनी थी हमारी 105th आउट ऑफ 127 कंट्रीज। उसमें हमने 4 की इंडिकेटर्स देखे, जिसमें अंडर नरिश्ड, उसके बाद स्टंटेड, वेस्टेड, और 2.9% ऑफ चिल्ड्रन डू नॉट सर्वाइव टू देयर 5th बर्थडे। उसके बाद हमने ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स देखा, जिसमें क्या देखा कि जो हमारी टॉप 5 कंट्रीज हैं वो क्या है हमारी, हाफ ऑफ द जो पॉपुलेशन है 50% वो क्या है हमारी इन्हीं 5 कंट्रीज में से आ रही थी, जो क्या है हमारी पॉवर्टी में है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा अब फॉरेस्ट रिपोर्ट हमने पहले भी देखी थी, फॉरेस्ट रिपोर्ट जब जियोग्राफी करी थी हमने। हाँ जी, याद है मेजर फाइंडिंग्स। अब रिलीज कब हुई है हमारी रिपोर्ट, कब आई है हमारी, ये कौन सी रिपोर्ट है हमारी 2023 की फॉरेस्ट रिपोर्ट। कौन रिलीज करता है हमारा, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। मेजर फाइंडिंग्स क्या थी हमारी, द फॉरेस्ट एंड ट्री कवर ऑफ इंडिया इज 8,27,357 square kilometer, which is 25.17% of the geographical area of the country, consisting of 7,15,343 square kilometer, 21.76% as forest cover, और बाकी 3.41% क्या था हमारा ट्री कवर। तो सिंपली हमारा फॉरेस्ट एंड ट्री कवर कितना है 25.17%, और फॉरेस्ट कवर कितना है हमारा 21.76%, और ट्री कवर कितना है हमारा 3.41%। As compared to assessment of 2021, there is an increase of 1,445 square kilometer in the forest and tree cover of the country, which includes 156 square kilometer increase in the forest cover and 1289 square kilometer increase in the tree cover। तो सिंपली आपने याद रखना है कि फॉरेस्ट एंड ट्री कवर कितना है हमारा कंट्री का 25.17%, और जिसमें से फॉरेस्ट कवर कितना है 21.76%, और जो आपका ट्री कवर है वो कितना है हमारा 3.41%। अब हमने साथ में कुछ फाइंडिंग्स देखी थी, जो टॉप 4 स्टेट्स शोइंग मैक्सिमम इंक्रीज इन फॉरेस्ट एंड ट्री कवर, वो कौन कौन से थे हमारे, छत्तीसगढ़ था, उसके बाद उत्तर प्रदेश था, उसके बाद ओडिशा एंड राजस्थान, CUOR। सो हमने क्या देखा था, जो टॉप 4 स्टेट्स हैं उत्तर प्रदेश, उसके बाद नेक्स्ट इज उड़ीसा, एंड R से आपका राजस्थान, CUOR। C से छत्तीसगढ़, U से यूपी, O से ओडिशा एंड R से राजस्थान। इसमें क्या है हमारा, जैसे हमारा टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर कितना है हमारा कंट्री का 25.17%। अब उसमें से टॉप 4 स्टेट शोइंग मैक्सिमम इंक्रीज, जिनमें मैक्सिमम इंक्रीज हुआ है वो कौन कौन से स्टेट्स थे हमारे, CUOR छत्तीसगढ़, उसके बाद हमारा क्या है उत्तर प्रदेश, ओडिशा एंड राजस्थान। टॉप 3 स्टेट्स मतलब किसी में नहीं देखी, टॉप 3 स्टेट शोइंग मैक्सिमम इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवर। आज सिर्फ फॉरेस्ट कवर की बात हो रही है, आर मिजोरम, MGO दैट इज मिजोरम, गुजरात एंड ओडिशा। तो सबसे पहले हमने किसमें देखा आपका, दोनों में शोइंग मैक्सिमम इंक्रीज इन फॉरेस्ट एंड ट्री कवर, जिसमें हमारा कौन कौन सा आ गया CUOR। टॉप 3 स्टेट शोइंग मैक्सिमम इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवर। अब फॉरेस्ट कवर में कौन सा आ गया हमारा MGO दैट इज मिजोरम, उसके बाद G से गुजरात और O से ओडिशा। एरिया वाइज टॉप 3 स्टेट्स, अब एरिया वाइज बात हो रही है, हैविंग लार्जेस्ट फॉरेस्ट एंड ट्री कवर्स आर, सबसे बड़ा कौन सा है हमारा मध्य प्रदेश, उसके बाद हमारा है अरुणाचल प्रदेश और महाराष्ट्र मैम। सो सिंपली टॉप 4 स्टेट शोइंग मैक्सिमम इंक्रीज इन फॉरेस्ट एंड ट्री कवर, जो जिन्होंने क्या करा है शो करा है मैक्सिमम इंक्रीज इन फॉरेस्ट एंड ट्री कवर, वो कौन कौन से थे हमारे CUOR।
छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा एंड राजस्थान। और टॉप 3 स्टेट शोइंग मैक्सिमम इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवर। फॉरेस्ट कवर्स में कौन कौन से थे हमारे? एमजीओ, मिजोरम, गुजरात एंड उड़ीसा। और एरिया वाइज कौन से हमारे टॉप स्टेट्स हैविंग लार्जेस्ट फॉरेस्ट एंड ट्री कवर? एमएएम, दैट इज मध्य प्रदेश, अरुणाचल एंड उसके बाद कौन सा है हमारा? महाराष्ट्र। अब एरिया वाइज टॉप 3 स्टेट्स हैविंग लार्जेस्ट, ये तो हो गया इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। अब परसेंटेज की बात करी गई है। इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर विद रिस्पेक्ट टू टोटल जियोग्राफिकल एरिया, सबसे पहले कौन है हमारा? लक्षद्वीप हैज द हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर, परसेंटेज वाइज बात हो रही है, हैज द हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर फॉलोड बाय मिजोरम एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो क्या हो जाएगा आपका एलएम में? किसकी बात हुई? परसेंटेज वाइज। अगर वैसे बात करेंगे इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवर तो हमारा था एमजीओ, और लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया एंड ट्री कवर देखा गया तो था हमारा मैम, दैट इज मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश एंड महाराष्ट्र। और परसेंटेज वाइज बात करी गई तो सबसे पहले कौन सा आया हमारा? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप के बाद आया हमारा मिजोरम, और उसके बाद आया हमारा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। The present assessment also reveals that 19 states and UTs have also 33% of the geographical area under forest cover. अब बेसिकली इनका एम क्या है हमारा? कि जो हमारा फॉरेस्ट एरिया है वो कितना होना चाहिए टोटल? 33%। लेकिन हमारा अभी कितना है? 25.17%। लेकिन कुछ स्टेट्स एंड यूटीज ऐसे हैं जिनका क्या है, जैसे यहाँ पे लिखा है the present assessment also reveals that 90 states and UTs have above 33% of the geographical area under forest cover. जिनका जो टोटल जियोग्राफिकल एरिया है उसमें से 33% क्या है हमारा? 33% से ज्यादा किसमें है हमारा? फॉरेस्ट कवर में। आउट ऑफ दीज 8 स्टेट्स कौन कौन से हैं हमारे? जैसे मिजोरम है, लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा एंड मणिपुर हैव फॉरेस्ट कवर अबव 75%। यहाँ पे कितना है हमारा? अबव 75%। तो यहाँ तक क्लियर अच्छे से? सो टॉप 4 स्टेट शोइंग मैक्सिमम इंक्रीज इन द फॉरेस्ट एंड ट्री कवर, याद रखना कौन कौन से थे हमारे? CUOR। उसके बाद टॉप 3 स्टेट शोइंग मैक्सिमम इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवर, वो कौन कौन से थे हमारे? MGO, मिजोरम, गुजरात एंड उड़ीसा। उसके बाद एरिया वाइज टॉप 3 स्टेट्स हैविंग लार्जेस्ट फॉरेस्ट एंड ट्री कवर, वो कौन कौन से थे हमारे? मैम, कौन कौन से थे हमारा? मध्य प्रदेश, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश एंड महाराष्ट्र। उसके बाद हमने क्या देखा? एरिया वाइज टॉप 3 स्टेट्स कौन कौन से थे हमारे? मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और उसके बाद छत्तीसगढ़। और साथ में हमने क्या देखा? परसेंटेज वाइज। परसेंटेज वाइज कौन सा था हमारा? लक्षद्वीप, उसके बाद कौन सा था? मिजोरम एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। और कुछ स्टेट्स हमने ऐसे देखे जिनका क्या है? फॉरेस्ट कवर 33% से ज्यादा है। कौन कौन से थे वो हमारे? मिजोरम, लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा एंड मणिपुर। तो ज्यादा क्लियर अच्छे से? नेक्स्ट है द टोटल मैंग्रोव कवर। अब किसकी बात हो रही है? मैंग्रोव फॉरेस्ट की। मैंग्रोव कवर, द टोटल ग्रोइंग स्टॉक ऑफ इंडियाज फॉरेस्ट एंड ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट इज एस्टिमेटेड एज 6430 million, कम ऑफ विच 4479 million कम इज इनसाइड द फॉरेस्ट एंड 195 million कम आउटसाइड द फॉरेस्ट एरिया। सिंपली द टोटल मैंग्रोव कवर इन इंडिया कितना है हमारा? ये टर्म याद रखना, 4,992 square kilometer in the country. The extent of bamboo bearing area for the country has been estimated as 1,54,670 square kilometer. As compared to the last assessment done in 2021, there is an increase हुआ है किसमें? बैम्बू एरिया में। सिंपली अगर फॉरेस्ट एरिया से रिलेटेड आपका क्वेश्चन आ गया, सिंपली पूछ लिया कि जो बैम्बू एरिया है उसमें क्या है हमारा? इंक्रीज हुआ है। तो कितना इंक्रीज हुआ है हमारा? 5,227 स्क्वायर किलोमीटर इन बैम्बू area. Ab, the total annual potential production of timber from trees outside forest has been estimated as 91.51 million कम। अब उसके बाद in the present assessment total carbon stock in country's forest is estimated to 7,285.5 million tons. उसके बाद regarding status on achievement of target under NDC related to carbon sequestration, the current assessment shows that India's carbon stock has reached, कितना पहुंच गया हमारा? कार्बन स्टॉक हैज रीच्ड 30.43 बिलियन टन्स ऑफ CO2 equivalent, which indicate that as compared to the base year of 2005, India has already reached 2.29 million tons of additional carbon sink as against the target to 2.5 to 3.0 billion tons by the 2030. उसके बाद FSI Forest Survey of India has carried out a decadal
decadal changes analysis of forest cover of WGECA and SA observed that there has been an overall loss of 58.22 kilometer square in forest cover during the Forest Survey of India. अब फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया रिलीज करता है हमारी कौन सी रिपोर्ट? फॉरेस्ट रिपोर्ट, इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट. लास्ट 10 years वेरी डेंस फॉरेस्ट इंक्रीज. अब जो हमारा फॉरेस्ट है वो डिवाइडेड है, जैसे वेरी डेंस है, उसके बाद डेंस फॉरेस्ट है, उसके बाद ओपन फॉरेस्ट है. सो इन्होंने क्या बोला है कि लास्ट 10 years में, कि लास्ट डेकेड में क्या हुआ है, हमारा जो वेरी डेंस फॉरेस्ट है वो इंक्रीज हुआ है बाय 3465.12 किलोमीटर स्क्वायर, वेयर एज मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट एंड ओपन फॉरेस्ट डिक्रीज. तो सिंपली हमने क्या देखा, जो वेरी डेंस फॉरेस्ट है वो क्या हुआ है हमारा, इंक्रीज, और जो हमारा डेंस फॉरेस्ट है और ओपन फॉरेस्ट वो क्या कर गया है, डिक्रीज. मध्य प्रदेश हैज मैक्सिमम बैम्बू बेयरिंग एरिया. मध्य प्रदेश में क्या है हमारा मैक्सिमम बाय अरुणाचल प्रदेश एंड महाराष्ट्र एंड ओडिशा. तो सिंपली याद रख लेना, आगे क्वेश्चन आ गया, सिंपली मध्य प्रदेश हैज द मैक्सिमम बैम्बू बेयरिंग एरिया. उससे कम कहाँ पे हमारा अरुणाचल प्रदेश, उससे कम कहाँ पे हमारा महाराष्ट्र, उससे कम एंड ओडिशा. इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट बैम्बू बेयरिंग एरिया इन अरुणाचल प्रदेश शोन द हाईएस्ट इंक्रीज. लेकिन सबसे ज्यादा महाराष्ट्र हमारी बात हुई है मध्य प्रदेश में, लेकिन जो हमारा बैम्बू बेयरिंग एरिया है वो कहाँ पे हमारा, इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट बैम्बू बेयरिंग एरिया इन अरुणाचल प्रदेश शोन द हाईएस्ट इंक्रीज. उसने क्या करा है, इंक्रीज, shown the highest increase of 2685 किलोमीटर स्क्वायर फॉलोड बाय द मध्य प्रदेश. उसके बाद है हमारा फॉरेस्ट रिपोर्ट, टॉप 10 कंट्रीज फॉर एवरेज एनुअल नेट गेन इन फॉरेस्ट. जैसे इंडिया है, इंडिया की पोजीशन कौन सी है हमारी, थर्ड. As may be seen, India figures in the list of top 10 countries in terms of the forest area. So India क्या है हमारा, टॉप 10 कंट्रीज में आता है. किसमें, इन फिगर द लिस्ट ऑफ द टॉप 10 कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ फॉरेस्ट एरिया. कितना था हमारा, 25.71%. इंडिया ऑल्सो फिगर्स एट थर्ड रैंक इन द लिस्ट ऑफ टॉप 10 कंट्रीज विद पॉजिटिव नेट चेंज इन फॉरेस्ट एरिया. और साथ में क्या है हमारा, इंडिया ऑल्सो फिगर्स एट थर्ड रैंक. ये रैंक देखा आपने, चाइना के बाद ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के बाद कौन सा है हमारा, इंडिया. इंडिया ऑल्सो फिगर्स एट थर्ड रैंक इन द लिस्ट ऑफ टॉप 10 कंट्रीज विद पॉजिटिव नेट चेंज इन द फॉरेस्ट एरिया. उसके बाद है हमारा, हमने क्या देखा, मध्य प्रदेश. उसके साथ में हमने नेक्स्ट देखा, सिमिलरली कर्नाटका हैज शोन द हाईएस्ट डिक्रीज ऑफ 1290 किलोमीटर स्क्वायर इन द बैम्बू बेयरिंग एरिया फॉलोड बाय मणिपुर. तो सबसे पहले क्या देखा हमने, मध्य प्रदेश हैज मैक्सिमम बैम्बू बेयरिंग एरिया, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र. और साथ में हमने क्या देखा, कर्नाटका हैज शोन द हाईएस्ट डिक्रीज ऑफ 1290 किलोमीटर स्क्वायर इन द बैम्बू बेयरिंग एरिया फॉलोड बाय द मणिपुर. अब डेफिनेशन ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट की डेफिनेशन दी गई है एज पर क्योटो प्रोटोकॉल 1997. यहाँ पे क्या बोला गया, अकॉर्डिंग टू डिसीजन ऑफ द क्योटो प्रोटोकॉल द डेफिनेशन ऑफ द फॉरेस्ट कैन वेरी फ्रॉम, क्या करती है, वेरी करती है फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर डिपेंडिंग ऑन द कंट्रीज कैपेसिटीज एंड कैपेबिलिटीज. द स्ट्रक्चरल डेफिनेशन ऑफ फॉरेस्ट इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग क्राइटेरिया, crown cover percentage, minimum tree crown cover falling within the range of 10% to 30%. India adopted a 10% threshold. Minimum area of stand forested area should have a minimum area between 0.05 and 1 hectare. India ने क्या adopt करा है हमारा, 1 hectare minimum. Minimum height of trees in these areas should have the potential to reach a minimum height of 2 to 5 meter at maturity in their natural habitat. अब यहाँ पे फॉरेस्ट रिपोर्ट है जो यहाँ पे बात करी गई है वेरी डेंस फॉरेस्ट. जैसे हमने ऊपर देखा वेरी डेंस फॉरेस्ट है वो क्या कर गया है हमारा, इंक्रीज. और साथ में जो मॉडरेटली और ओपन फॉरेस्ट वो क्या कर गया है, डिक्रीज हुआ है वो. तो यहाँ पे डेफिनेशन दी गई है, जैसे वेरी डेंस फॉरेस्ट जो कैनोपी डेंसिटी है वो क्या है हमारी, मोर देन 70% होनी चाहिए. और मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट में हमारी क्या होनी चाहिए, 40% और 70% के बीच में. और ओपन फॉरेस्ट क्या है हमारा, कैनोपी डेंसिटी कितनी है हमारी, 10% टू 40% के बीच में. एंड स्क्रब में क्या हो गया हमारा, कैनोपी डेंसिटी लेस देन 10% जनरली विद श्रब्स इंटरस्पर्स्ड विद ट्रीज. और साथ में नॉन फॉरेस्ट लैंड्स दैट डू नॉट फॉल इनटू एनी ऑफ द अबव क्लासेस. इट इंक्लूड एरिया सच एज क्रॉपलैंड, सेटलमेंट्स, उसके बाद वाटर बॉडीज, ग्रासलैंड, स्नो क्लैड एरिया, डेजर्ट्स एक्सेट्रा. सो पाई चार्ट शोइंग मैंग्रोव कवर इन डिफरेंट स्टेट्स एंड यूटीज. अब सिंपली मैंग्रोव का पूछ लेंगे तो सबसे ज्यादा कहाँ पे हमारा, वेस्ट बंगाल है हमारा फर्स्ट पोजीशन पे.
उसके बाद सेकंड कौन सा है हमारा? गुजरात। थर्ड वन इज एंड फोर्थ वन इज आंध्र प्रदेश। तो यहाँ तक अच्छे से याद रखना। तो फर्स्ट वन पाई चार्ट शोइंग मैंग्रोव कवर, मैंग्रोव की बात हो रही है हमारी। तो सबसे ज्यादा कहाँ पे है हमारा? वेस्ट बंगाल में, और सेकंड नंबर पे गुजरात में, थर्ड पे एंड फोर्थ पे आंध्र प्रदेश पे। तो पहले जो आपकी चार पोजीशन उनको याद रखना। फर्स्ट वन इज, उसके बाद सेकंड में आपका आ जाएगा गुजरात, थर्ड में आ जाएगा अंडमान निकोबार, और उसके बाद फोर्थ में आ जाएगा आपका आंध्र प्रदेश। ह्यूमन रेटर लॉन्च व्हीकल ग्राउंड टेस्टिंग ऑफ प्रोपल्शन सिस्टम स्टेजेस इंक्लूडिंग, अब इसमें क्या है? क्रू मॉड्यूल एस्केप सिस्टम। मेन फीचर देखेंगे इसके। डिजाइन एंड रियलाइजेशन ऑफ 5 टाइप्स ऑफ क्रू एस्केप सिस्टम सॉलिड मोटर्स कंप्लीटेड। स्टैटिक टेस्टिंग ऑफ ऑल 5 टाइप्स ऑफ। अब गगनयान मिशन हमारा कब के लिए लॉन्च के लिए रखा गया है? 2026 में होगा ये लॉन्च, बाय द एंड ऑफ द 2026। स्टैटिक टेस्ट, हाँ जी, गगनयान मिशन है हमारा, आगे देख रहे हैं, आपको लग जाएगा। Statics testing of all 5 types of solid motors completed first test vehicle mission TVD1 for the performance validation of crew escape system has been successfully accomplished। उसके बाद क्या है हमारा? ऑर्बिटल मॉड्यूल सिस्टम। ये कौन कौन से हमारे उसमें यूज करे गए हैं उसकी बात हो रही है। Orbital module system design of crew module and service module structure has been completed. Various parachute system have been tested through integrated main parachute airdrop test and rail track rocket sledge test ground test program towards human rating of crew module propulsion system। उसके बाद क्या है हमारा? गगन यात्री ट्रेनिंग। तो इसमें हमारे कितने? 3 लोग जा रहे हैं मैन मिन। ये फर्स्ट मिशन है हमारा जिसमें क्या है? हमारे 3 लोग जा रहे हैं। Gagan Yatri training 2 out of 3 semester of the training programs completed independent training simulator and static mock-up simulators. Major ground infrastructure, critical ground facilities such as orbital module preparation facility, astronaut training facility, and oxygen testing facility have been operationalized. Realization of mission control center facilities and establishment of ground station networks are nearing completion. उसके बाद गगनयान फर्स्ट अनक्रूड मिशन। तो यहाँ पे आपने याद रखना अच्छे से। गगनयान क्या है हमारा? फर्स्ट अनक्रूड मिशन। सॉलिड एंड लिक्विड प्रोपल्शन स्टेजेस ऑफ ह्यूमन रेटर लॉन्च व्हीकल आर रेडी फॉर फ्लाइट इंटीग्रेशन। C-32 cryogenic stage is under preparation for flight integration. Crew module and service module structure realization completed. Flight integration activities are in progress. The Gaganyaan mission, while primarily a scientific and technological endeavor, carries significant socio-economic benefits for India. Some of the key areas where the mission is expected to have a positive impact. सबसे पहले क्या है हमारा? टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड स्पिन ऑफ्स। सबसे पहले हमारा द डेवलपमेंट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजीज लाइक क्रायोजेनिक इंजन्स, lightweight materials, life support systems and robotics will have applications in various industries including aerospace, automotive, healthcare and energy. साथ में क्या है हमारा? जॉब क्रिएशन। The mission is expected to create numerous jobs in the aerospace industry, research institution and associated sectors. Economic growth. The development of indigenous space technology will attract investment, boost domestic manufacturing and contribute to economic growth. उसके बाद इंस्पायरिंग फ्यूचर जनरेशन। स्टेम में क्या जाएगा आपका? साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। द नेशनल प्राइड, a successful human space flight program will enhance national pride and inspire a sense of achievement among the Indian populace. International collaboration and diplomacy. Scientific research and innovation. Microgravity experiments. Conducting experiments in microgravity can lead to breakthroughs in various fields including materials science, biotechnology and medicine, remote sensing and earth observation. The mission can contribute to improved weather forecasting. उसके बाद disaster management and resource management. The government has taken several initiatives to promote participation of Indian industries and startups across India, including state of Haryana in Indian space programs. The government of India has announced reforms on June 2020 in the space sector towards enabling the private players to provide end-to-end service towards enhancing the Indian space economy to a significant level. यहाँ पे क्या बात करी गई है? The government of India has announced reforms on June 2020 in the space sector towards enabling the क्या कर रहा है अब? Private players to provide end-to-end service towards the enhancing the Indian space economy to a significant level. Indian National Space Promotion and Authorization Center, a single window agency, was formed under Department to Space to promote, regulate and authorize space activities of
गवर्नमेंटल एंटिटीज। सो साथ में क्या है हमारा इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, जो क्या है हमारा इन स्पेस ए सिंगल विंडो एजेंसी। क्या है हमारी सिंगल विंडो एजेंसी वाज फॉर्म्ड अंडर डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, किसके लिए? टू प्रमोट, रेगुलेट एंड ऑथोराइज स्पेस एक्टिविटीज ऑफ नॉन गवर्नमेंटल एंटिटीज NGEs। उसके बाद इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023 वाज रिलीज्ड इन अप्रैल 2023। कब रिलीज करी गई? अप्रैल 2023 एज एन overarching composite and dynamic framework to implement the space reform vision. It helps to promote greater participation of non-governmental entities in the value chain of space economy in order to develop robust, innovative and competitive space ecosystem aiming for a larger share of India in global space economy. उसके बाद इन स्पेस में आपका आ जाएगा सीड फंड स्कीम, प्राइसिंग सपोर्ट पॉलिसी, मेंटरशिप सपोर्ट, डिजाइन लैब फॉर NGEs जैसे आपकी नॉन गवर्नमेंटल एंटिटीज होगी, स्किल डेवलपमेंट इन स्पेस सेक्टर, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर टू NGEs। फर्दर अमेंडमेंट वाज मेड to the foreign direct investment policy for space sector enabling higher threshold of foreign investment in various space domains। announcement of opportunities and initiatives like कौन सा आ गया आपका आत्मनिर्भरता in development of space technologies product system through Indian industry are also being undertaken offering challenges in new domains of space technology। वही करवा रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट है। अब जैसे सिग्निफिकेंट अचीवमेंट ऑफ इसरो फ्रॉम 2021 टू टिल डेट। अब किसकी बात करी गई है? सिग्निफिकेंट अचीवमेंट ऑफ इसरो फ्रॉम 2021 टू टिल डेट। अब PSLV क्या है हमारा? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C-52 successfully launched EOS-04 satellite, that is RISAT-1A in Feb 2022 along with two small satellites, a student satellite। कौन सा था हमारा? InspireSat-1 from Indian Institute of Space Science and Technology and a technology demonstrator satellite, that is INS-2TD from ISRO, which is क्या था हमारा ये? Precursor to India Bhutan joint satellite, that is INS-2B। So PSLV क्या है हमारा? PSLV C-52 क्या है हमारा? पोलर सैटेलाइट। इसने क्या करा? सक्सेसफुली लॉन्च्ड EOS-04 सैटेलाइट, दैट इज RISAT-1A in February 2022 along with two small satellites। उसमें से एक क्या था हमारा? ए स्टूडेंट सैटेलाइट। वो क्या था हमारा? InspireSat-1 from Indian Institute of Space Science and Technology and a technology demonstrator satellite INS-2TD from ISRO, which is precursor to India Bhutan joint satellite INS-2B। उसके बाद ISRO system for a safe and sustained operation management was dedicated to the nation in July 2022। उसके बाद LVM launch vehicle Mark 3 M2 OneWeb India 1। उसके बाद launch vehicle Mark 3 M3 OneWeb India 2 missions were successfully accomplished in October 2022 and March 2023। ये क्या है हमारे मिशंस हैं respectively, exemplifying Atmanirbharta and enhances India's competitive edge in the global commercial launch service market। उसके बाद PSLV C-54 successfully launched EOS-06 satellite, that is OceanSat-3 in November 2022 along with 8 nano satellites including India Bhutan Sat INS-2B। उसके बाद first successful mission of SSLV-D2 was accomplished in February 2023 by injecting 3 satellites into Perseus orbit। उसके बाद हमारा reusable launch vehicle autonomous landing experiments, that is RLV-LEX was successfully conducted thrice at the aeronautical test range ATR चित्रादुर्ग कर्नाटका during 2023-4। तो सिंपली याद रखना reusable launch vehicle autonomous landing experiment, that is RLV-LEX were successfully conducted thrice at the कहाँ पे करा गए? एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज चित्रदुर्गा कर्नाटका ड्यूरिंग 2023-2024। तो ये क्या है हमारी इसरो की अचीवमेंट्स हैं। उसके बाद GSLV जियोस्टेशनरी लॉन्च व्हीकल F-12 NVS-01 mission was successfully accomplished in May 2023। GSLV deployed the NVS-01 navigation satellite, the first of the second generation navigation satellite। उसके बाद चंद्रयान 3 कब लॉन्च हुआ था हमारा? 14 July 2023 successfully accomplished safe and soft landing of Vikram lander at शिव शक्ति पॉइंट। उस पॉइंट का नाम क्या रखा गया था हमारा? शिव शक्ति। एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ
प्रज्ञान रोवर ऑन द लूनर सरफेस ऑन अगस्त 23 2023। तो याद रखना लॉन्चिंग डेट चंद्रयान 3 की कितनी थी हमारी 14 जुलाई 2023। और साथ में डिप्लॉयमेंट ऑफ प्रज्ञान रोवर ऑन द ल्यूनर सरफेस कब हुआ था हमारा अगस्त 23 2023। उसके बाद आदित्य L1 वाज सक्सेसफुली लॉन्च्ड इन, आदित्य L1 कब लॉन्च करा गया हमारा सितंबर 2023 यूजिंग PSLV C57 स्पेसक्राफ्ट प्लेसिंग एट सन अर्थ लैग्रेंजियन पॉइंट L1 दैट इज, तभी इसका नाम क्या कर रखा गया हमारा लैग्रेंजियन पॉइंट दैट इज L1 दैट इज हेलो ऑर्बिट इंजर्शन वाज सक्सेसफुली अकम्प्लिश्ड ऑन द 6 जनवरी 2024 आदित्य L1 मिशन। उसके बाद है हमारा PSLV C58 दैट इज एक्सपोसैट मिशन वाज सक्सेसफुली अकम्प्लिश्ड इन Jan 2024। उसके बाद GSLV F14 इनसैट 3DS मिशन फुली फंडेड बाय MOES वाज सक्सेसफुली अकम्प्लिश्ड इन February 2024 successfully carried out the second experimental flight ATVDO, यहाँ तक जाने की जरूरत नहीं है। The third development flight of SSLV in successful, the SSLV D3 placed EOS 08 precisely into the orbit in August 2024। GSAT N2 was successfully accomplished in November 2024। तो यहाँ पे चंद्रयान 3 की डेट अच्छे से याद रख लेना, कौन सी थी डेट हमारी। So simply in 1991 finance has been a major point of climate change negotiation since the launching of the United Nations led climate change negotiation। So हमारी कौन सी हमारी producing the UNFCCC United Nations Framework Convention on Climate Change 1992। in 1991 हमारा है क्या, ये बॉडी है हमारी कौन सी यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ये बॉडी है जो किससे रिलेटेड मैटर देखती है हमारी क्लाइमेट चेंज से। उसके अंदर जैसे मीटिंग्स हुई थी हमारी COP29 COP28, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, वो पॉलिटी अलग है, वो आर्टिकल ये अलग है, आप उससे बात कर रहे थे उसके। नहीं ये आर्टिकल ये UNFCCC के लिए है, जिसके लिए इन्वायरमेंटलिस्ट वो उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके लिए नहीं है। सिंपली याद रखना कि जो आपकी बॉडी है जैसे कौन सी हमारी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज दैट इज 1992। उसके बाद हमारा पेरिस एग्रीमेंट इंपॉर्टेंट है जो कब हुआ था हमारा 2009 में। और इसने बोला क्या था, इसके साथ आई थी अब आपकी द 6th असेसमेंट रिपोर्ट ऑफ द इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज दैट इज IPCC। और इसकी मेन आउटकम क्या थी हमारी, इसका था ये टू कीप द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर राइज विद इन 1.5 डिग्री सेल्सियस बाय द एंड ऑफ दिस सेंचुरी। पेरिस एग्रीमेंट में क्या बोला गया था कि आपने जो ग्लोबल टेम्परेचर है वो क्या कर, टू कीप टेम्परेचर कहाँ तक रखना है हमारा, द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर राइज विद इन 1.5 डिग्री सेल्सियस बाय द एंड ऑफ दिस सेंचुरी। द 29th Conference of the Parties COP29 meeting at Baku, Azerbaijan in November 2024 was meant for the parties to the Paris Agreement to have a new collective quantified goal on climate finance, replacing a इसको रिप्लेस करा है हमारा जो $100 billion floor and laying a new floor taking into account the needs and the priorities of developing countries to tackle the climate crisis। The developed North agreed to release only कितना $300 billion per year by the 2035। During COP29, India specified that a new floor should mobilize 1.3 trillion by 2030। सिंपली आपने COP29 पीछे देखा, आपने मीटिंग्स याद रखनी है क्या थी वो कि कहाँ पे हुई है। COP29 कहाँ पे हुई है हमारी UAE। उसके बाद हमारी COP28 सिटीज याद रख लेना उनकी अच्छे से। उसके बाद हमारी COP29 COP30 कहाँ पे होगी हमारी, ब्राजील में होगी। मेन आउटकम्स क्या थी हमारी, इंडिया ने टारगेट क्या रखा है नेट जीरो मिशन का 2070, चाइना ने कितना रखा है 2060। यहाँ पे पेरिस एग्रीमेंट की बात हुई थी। पेरिस एग्रीमेंट में सिंपली क्या था हमारा कि हमने जो टेम्परेचर है ग्लोबल टेम्परेचर उसको क्या है set to keep the average global temperature rise within 1.5 डिग्री सेल्सियस by the end of this century। उसके बाद हमारा क्या था, नेक्स्ट है हमारी कुछ कोर इंडस्ट्रीज, कोर सेक्टर आउटपुट राइजेस टू। आपने कोर इंडस्ट्री याद रखनी है। सिंपली क्वेश्चन आ जाता है कि कोर इंडस्ट्री इनमें से कौन कौन सी कोर इंडस्ट्रीज हैं। सो टोटल कोर इंडस्ट्री कितनी है हमारी 8। और वो कौन कौन सी हमारी, कोल है और क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर्स, स्टील, सीमेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो सिंपली आपने क्या याद रखना है कि हमारी कोर इंडस्ट्रीज कितनी है टोटल 8। वो 8 कौन कौन से, सिंपली क्वेश्चन आपको ये आ जाता है कि ये इनमें से आपको ऑप्शन दिए होंगे 1 2 3 4 और पूछा होगा इनमें से कोर इंडस्ट्री कौन सी है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये।
सिंपली हमारी कौन कौन सी है, कोल भी है हमारी, क्रूड है, नेचुरल गैस, जैसे हमारा कोल हो गया, उसके बाद कोल है, और कौन कौन सी है हमारी, कोल, उसके बाद क्रूड ऑयल, ट्रिपल, तो तीन, सिंपली पहले सी कर लो यार, सी से कोल, क्रूड ऑयल, उसके बाद सीमेंट, सी की बात कर रहा हूँ मैं, ट्रिपल सी आ गया, उसके बाद आपका एन आ गया, एन से क्या आ गई आपकी, CCNA। सो आपका नेक्स्ट क्या आ जाएगा आपका, CCN, उसके बाद आपका एस से क्या हो गया, स्टील, और उसके बाद आर से F&E। CCN SRFE सरफे, CCN सरफे। तो सिंपली सी से आपका कौन सा हो जाएगा, कोल, सी से क्रूड ऑयल, सी से सीमेंट, एन से नेचुरल गैस आ जाएगी, एस से क्या आ जाएगा आपका, स्टील आ जाएगी, और आर से रिफाइनरी प्रोडक्ट्स आ जाएंगे, एफ से आपका आ जाएगा फर्टिलाइजर्स, और ई से आ जाएगा आपका इलेक्ट्रिसिटी। तो सिंपली ये याद रखना, हमारी कितनी कोर इंडस्ट्रीज हैं हमारी, 8। कौन कौन सी है हमारी, CCN SRFE सरफे, कौन कौन सी है हमारी, सी से आपका कोल, क्रूड ऑयल, उसके बाद सी से आपका सीमेंट आ जाएगा, एन से नेचुरल गैस आ जाएगी, एस से आपकी स्टील आ जाएगी, आर से रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, उसके बाद एफ से आपका फर्टिलाइजर, और ई से आपका इलेक्ट्रिसिटी। तो ये याद रहेगा अच्छे से, इनको याद रखना अच्छे से विशाल, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसमें से आ जाएगा क्वेश्चन इसका। वेरियस पीएम्स एंड देयर मेमोरियल नेम, जैसे ऑल प्राइम मिनिस्टर मेमोरियल्स एंड व्हाट आर दे कोल्ड, except PM Vishwanath Pratap Singh, all other former PMs have memorials dedicated to them। मेमोरियल मतलब उनकी याद में बनाए गए, एक्सेप्ट वन, दैट इज PM विश्वनाथ प्रताप। जो जो इंपॉर्टेंट है मैंने यहाँ पे, ये आप कर लेना बात जाके उनसे जिन्होंने बनवाए हैं, आपने बस जो मैं बता रहा हूँ वो याद रखने हैं आपने। मेमोरियल्स एंड व्हाट आर दे कोल्ड, और सिंपली PV नरसिम्हा राव गोट ए मेमोरियल इन हिज नेम एट एकता स्थल। तो आपने याद रखना है इसको अच्छे से, PV नरसिम्हा राव गोट ए मेमोरियल इन हिज नेम एट एकता स्थल, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है विशाल। द समाधि ऑफ जवाहरलाल नेहरू इज नोन एज शांतिवन। सो PV नरसिम्हा राव गोट ए मेमोरियल इन हिज नेम एट एकता स्थल, और समाधि ऑफ जवाहरलाल नेहरू इज नोन एज शांतिवन। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री मेमोरियल इज नोन एज विजय घाट, और दैट ऑफ चरण सिंह इज किसान घाट, किसान। इंदिरा गांधी मेमोरियल इज एट शक्ति स्थल। उसके बाद राजीव गांधी मेमोरियल इज नोन एज वीर भूमि। मोरारजी देसाई समाधि एट अभय घाट, कहाँ पे, एट अहमदाबाद। अटल बिहारी वाजपेयी हु पास्ड ऑन अगस्त 16 2018 वाज क्रीमेटेड एट स्मृति स्थल। तो सिंपली PV नरसिम्हा राव गोट ए मेमोरियल इन हिज नेम एट PV नरसिम्हा राव एकता स्थल। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू शांतिवन। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री विजय घाट। अजय घाट किनका, किसान घाट किनका था हमारा, चरण सिंह किसान घाट। इंदिरा गांधी मेमोरियल इज एट शांति स्थल। उसके बाद राजीव गांधी वीर भूमि, मोरारजी देसाई अभय घाट एट अहमदाबाद। बाकी कहाँ पे हमारे, दिल्ली में। अटल बिहारी वाजपेयी हु पास्ड ऑन अगस्त 16 2018 वाज क्रीमेटेड एट स्मृति स्थल। तो एक बार अच्छे से फिर से याद कर लो, PV नरसिम्हा राव एकता स्थल, जवाहरलाल नेहरू शांतिवन, उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री विजय घाट, और उसके बाद चरण सिंह जी किसान घाट, उसके बाद इंदिरा गांधी शक्ति स्थल, राजीव गांधी वीर भूमि, उसके बाद मोरारजी देसाई अभय घाट इज इन अहमदाबाद, उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी स्मृति स्थल। फ्रेंच एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप टू विजिट गोवा कोची। फ्रेंच एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप that is CSG led by FNS Charles D. Goele on a deployment in the Indian Ocean is set to make stopovers at Goa and Kochi in the next few days. The CSG operates Rafale M fighter jets, 26 of which India is looking to procure, and a deal is expected to be concluded in the next couple of months. अब deployed in the Indian Ocean as a part of mission, कौन सा मिशन था हमारा ये,
Nassau 25, the French CSG comprising the aircraft carrier FNS Charles de Gaulle along with the embarked air fleet and escort vessels. Embassy said in the statement, after the joint training in the region, the CSG will proceed to the Indonesian zone for exercise. कौन सी है हमारी एक्सरसाइज? कौन सी एक्सरसाइज है हमारी? ला प्रोजे and then to the Pacific Ocean for the exercise Pacific Stellar. In October 2024, Italian aircraft carriers ITS Caver visited India, during which the two navies carried out maiden exercise between the carrier strike group CSG of Goa coast from October 1 to 6. तो सिंपली हमारी कौन सी एक्सरसाइज हो जाएगी हमारी? In October 2024, Italian aircraft carriers ITS Caver visited India, during which the two navies carried out maiden exercise between the carrier strike group CSG of Goa coast from October 1 to 6. उसके बाद हमारी फ्रांस के साथ कौन कौन सी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है हमारी? इंडिया एंड फ्रांस हैव बायलैटरल एक्सरसाइज बिटवीन ऑल थ्री सर्विसेज. कौन कौन सी हैं? एक्स शक्ति लैंड आर्मी के बीच में, एक्स वरुणा नेवी, उसके बाद एक्स गरुड़ा एयरफोर्स. तो ये अच्छे से याद रखना, तीनों एक्सरसाइज कौन कौन सी है हमारी? एक्स शक्ति, उसके बाद वरुणा एंड गरुड़ा. शक्ति लैंड पे आर्मी के साथ, वरुणा सी, उसके बाद गरुड़ा, उसके बाद है इन द इंडियन ओशियन फ्रांस इज एक्टिवली इन्वॉल्व इन ए नंबर ऑफ मिशंस. द यूरोपियन अटलांटा ऑपरेशन टू कॉम्बैट पायरेसी एंड ड्रग ट्रैफिकिंग. द इंटरनेशनल नेवल कोएलिशन combined task force 150 to combat illicit trafficking, and more recently the European Union aspires operation to ensure maritime safety and freedom of navigation from Suez to Hormuz, the statement said. हमने वहां पे देखी थी आपकी लोकेशन, स्टेट ऑफ हॉर्मुज दिखाई दे रही है आपको? यहाँ पे देखो स्टेट ऑफ हॉर्मुज, ये क्या है हमारी? ये कौन सी लोकेशन है हमारी? ये हमने ज्योग्राफी की पर्शियन गल्फ. और ये कौन सा है हमारा? गल्फ ऑफ ओमान. और ये क्या था हमारा? ये कौन सी है? रेड सी. और ये कौन सी हमारी, कौन सी यहाँ पे स्टेट है? बाबेल मानदेव. तो याद रखना अच्छे से, स्टेट ऑफ हॉर्मुज कहाँ पे है? ये किस किसको जोड़ रहा है हमारा? पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान. और ये कौन सा है हमारा? रेड सी. और ये क्या है हमारी? स्टेट ऑफ बाबेल मंदेव. तो अच्छे से याद रखना. ये कंट्रीज रेड सी के सराउंडिंग कौन कौन सी कंट्री है हमारी? जैसे यमन है, सऊदी अरेबिया है, उसके बाद कौन कौन सी हमारी? एरिट्रिया है, इथोपिया तो अंदर चली जाएगी आपकी, सूडान है, इजिप्ट है. सो ये क्या है हमारा? पर्शियन गल्फ, अरेबियन सी एंड रेड सी. सो पर्शियन गल्फ कंट्रीज बॉर्डरिंग कंट्री कौन कौन सी है हमारी? ये अच्छे से याद कर लेना आपने. जैसे पर्शियन गल्फ कंट्रीज कौन कौन सी है हमारी? बहरेन. बहरेन के बाद आपका ईरान है. ईरान के बाद आपका कौन सा है? इराक. उसके बाद कुवैत. कुवैत के बाद ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया, यूएई. ये क्या है हमारी? पर्शियन गल्फ कंट्रीज है. सिंपली क्वेश्चन आ जाता है कि पर्शियन गल्फ के सराउंडिंग कौन कौन सी कंट्री है हमारी? तो पर्शियन गल्फ कंट्री किस किसको बोलते हैं हमारा? सब फर्स्ट वन इज बहरेन. बहरेन कहाँ पे है हमारी? ये क्या है हमारी? बहरेन. उसके बाद ये कौन सी है हमारी? कतर. कतर के बाद ये कौन सी है हमारी? यूएई. ये कौन सी है? ईरान. यहाँ पे इराक है आपकी. उसके बाद ये कौन सी है हमारी? कुवैत. तो ये याद रहेगा अच्छे से, कौन कौन सी कंट्रीज है हमारी? बहरेन, उसके बाद ईरान, ईरान के बाद इराक, इराक के बाद कुवैत, कुवैत ये है हमारी. उसके बाद ओमान. ओमान कहाँ पे है हमारी? ये ओमान है. उसके बाद कतर. कतर कहाँ पे हमारा? ये कतर है. उसके बाद सऊदी अरेबिया. उसके बाद ये कौन सी है हमारी? सऊदी अरेबिया. उसके बाद यूनाइटेड अरब अमाइरेट, दैट इज यूएई. ये है हमारी. तो पर्शियन गल्फ कंट्रीज याद रहेंगी कौन कौन सी है हमारी? कौन कौन सी है? बहरेन, उसके बाद ईरान, इराक, उसके बाद कुवैत है आपकी, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया, यूएई. यहाँ तक याद रहेगा अच्छे से. नेक्स्ट वन है रेड सी कंट्रीज. अब किसकी बात हुई? हमने यहाँ पे रेड सी देखा, ये है हमारा कौन सा? ये हमारी वाटर बॉडी है, दैट इज रेड सी. अब रेड सी के सराउंडिंग कंट्रीज कौन कौन सी है? सब फर्स्ट वन है हमारी इजिप्ट. उसके बाद एरिट्रिया, उसके बाद सूडान, उसके बाद सऊदी अरेबिया है आपकी, यमन एंड जिबूती. तो ये याद रहेंगी अच्छे से. हमने सबसे पहले किसकी कंट्री देखी? पर्शियन गल्फ कंट्रीज. पर्शियन गल्फ में हमारे कौन कौन सी कंट्री आ गई? बहरेन आया, ईरान आया, इराक, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब अमाइरेट्स. सो रेड सी में कौन कौन सी देखी हमने? अफ्रीकन कंट्री देखी. द फर्स्ट वन इज
इजिप्ट, सूडान, एरिट्रिया, ये आपकी, और साथ में कौन सी हो जाएगी, डिजिबोती। तो 4 कंट्रीज है अफ्रीकन कंट्रीज, कौन कौन सी है हमारी, इजिप्ट, सूडान, उसके बाद एरिट्रिया, उसके बाद डिजिबोती, उसके बाद इथोपिया। कहाँ से आ गया इथोपिया, ये दिखाई नहीं दे रहा बोर्ड। उसके बाद साथ में कौन कौन सी कंट्री, साथ में आपकी सऊदी अरेबिया, यमन, एरिट्रिया, सूडान एंड इजिप्ट। रेड सी की बॉन्डिंग कंट्रीज है ये, बॉर्डरिंग कंट्री। क्या हुआ, नहीं नहीं अपने ये रखनी है, रेड सी कंट्रीज, ठीक है यहाँ पे, यहाँ तक। और पर्शियन गल्फ कंट्रीज याद रहेंगी अच्छे से। और कौन सी थी हमारी, यहाँ से ईरान है, यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा तो ईरान, यहाँ पे इराक आ जाएगी, उसके बाद कुवैत है, सऊदी अरेबिया है, बहरीन है, उसके बाद कतर, कतर के बाद यूएई और ओमान। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद इंडिया ओमान डिफेंस एक्सरसाइज, कौन कौन सी एक्सरसाइजें हैं हमारी ओमान के साथ। हाँ जी, द इंडिया ओमान ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कौन कौन सी है हमारी, अल नजा is a biennial exercise that aims to improve the military capabilities of both countries to carry out counter terrorism operation। biennially मतलब एक बार। कौन सी है हमारी, याद रखनी है कौन सी है हमारी, मिलिट्री एक्सरसाइज, दैट इज अल नजा। उसके बाद है हमारी द इंडियन ओमान नेवल एक्सरसाइज, नसीम अल बाहर। उसके बाद याद रहेगा अच्छे से, कौन सी है इंडियन ओमान में, अल नजा, उसके बाद वो मिलिट्री एक्सरसाइज है। उसके बाद कौन सी है हमारी नेक्स्ट, नसीम अल बाहर। उसके बाद IAF एयरक्राफ्ट सेट कोर्स फॉर एक्सरसाइज ईस्टर्न ब्रिज, ईस्टर्न ब्रिज 7, याद रहेगी, एट ओमान। कहाँ पे हो रही है ये, ओमान में। An IAF contingent comprising MiG-29, Jaguars and C-17 is ready to set course to participate in exercise Eastern Bridge in Oman. This is the 7th edition of the exercise that is scheduled from 11 to 22 September 2024 at Air Force Base Masirah, Oman. So इंडिया और ओमान में कौन कौन सी हो रही है हमारी, सबसे पहली कौन सी थी, अल नजा, उसके बाद नसीम अल बाहर, और उसके बाद नेक्स्ट कौन सी थी हमारी, ईस्टर्न ब्रिज 7। तो याद रखना अच्छे से। उसके बाद हमारी इंडिया यूएई, इंडिया और ओमान में कौन कौन सी एक्सरसाइज देखी हमने, अल नजा है, उसके बाद नसीम अल बाहर है एंड ईस्टर्न ब्रिज। उसके बाद इंडिया यूएई एक्सरसाइज कौन कौन सी है हमारी, एयरफोर्स में डेजर्ट फ्लैग और डेजर्ट साइक्लोन, और एयरफोर्स डेजर्ट फ्लैग है, आर्मी में डेजर्ट साइक्लोन है, और नेवी में कौन सी है हमारी, जायद तलवार। तो याद रखना अच्छे से, ये यूएई के साथ है कौन कौन सी, डेजर्ट फ्लैग, एयरफोर्स की, आर्मी में डेजर्ट साइक्लोन आ जाएगी, और नेवी में कौन सी आ जाएगी आपकी, जायद तलवार। तो ये याद रखना अच्छे से। और ओमान के साथ कौन कौन सी देखी हमने, अल नजा, नसीम अल बाहर एंड ईस्टर्न ब्रिज। और हमने पर्शियन गल्फ कंट्रीज देखी, कौन कौन सी देखी, बहरीन, ईरान, इराक, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया। और उसके बाद रेड सी कंट्रीज कौन कौन सी देखी हमने, अफ्रीकन कौन कौन सी थी हमारी, इजिप्ट, उसके बाद सूडान, उसके बाद एरिट्रिया, उसके बाद डिजिबोती, यमन एंड SCO। अब रिसेंट ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन एंड ग्रुपिंग, जो ऑर्गेनाइजेशन उनकी बात हो रही है, SCO द शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। द शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन इज ए रीजनल इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन दैट फोकसेस ऑन, किस पे फोकस कर रही है ये, कोऑपरेशन एंड सिक्योरिटी इन यूरेशिया, यूरोप एंड एशिया की बात हो रही है, यूरेशिया, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड यूरेशिया। सो द SCO वाज एस्टेब्लिश्ड इन, कब एस्टेब्लिश हुआ था, 2001 बाय चाइना। कौन कौन से उस टाइम पे कंट्रीज कौन कौन सी थी हमारी, चाइना थी, रशिया थी, और साथ में चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान, जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज थी हमारी। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इज ए परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कंप्राइजिंग 9 मेंबर्स। कौन कौन से हमारे, नेमली द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, SCO का मेंबर है, उसके बाद द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, रिपब्लिक ऑफ कजाकिस्तान, पब्लिक रिपब्लिक ऑफ चाइना, किर्गिस्तान, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, रशियन फेडरेशन एंड द रिपब्लिक ऑफ ताजिकिस्तान एंड रिपब्लिक ऑफ उज्बेकिस्तान। तो कौन कौन सी 9 कंट्रीज है हमारी, 9 मेंबर्स कौन कौन से हमारे। सबसे पहले तो हमारे जब ये स्टार्ट हुई थी तो कितनी कंट्रीज ने स्टार्ट करी थी, 2001 में। उसके बाद टोटल कंट्रीज कितनी है, 9। अब साथ में इंडिया आ गया, पाकिस्तान आ गया, और कौन सा आ गया हमारा, ईरान। तो जो लेट अभी लास्टली जो इनकी मीटिंग हुई वो कहाँ पे हुई है हमारी, इन इस्लामाबाद, पाकिस्तान में। तो सिंपली SCO है क्या हमारी, द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन,
2024 में। द एससीओ वाज एस्टेब्लिश्ड इन 2001 में एस्टेब्लिश करा गया था। टोटल मेंबर्स कितने हैं हमारे? 9। अब सिंपली द एससीओ फोकसेस ऑन, अब किस फोकस किस पे है हमारे, इसका गोल क्या है? द फोकसेस ऑन स्ट्रेंथनिंग म्यूचुअल ट्रस्ट एंड नेबरलीनेस अमंग द मेंबर स्टेट्स, प्रमोटिंग देयर इफेक्टिव कोऑपरेशन इन, कोऑपरेशन किसमें? पॉलिटिक्स में, ट्रेड में, इकोनॉमी, रिसर्च, टेक्नोलॉजी एंड कल्चर, एज वेल एज इन एजुकेशन, energy, transport, tourism, environmental protection and other areas, making joint efforts to maintain and ensure, इसके लिए ensure peace, security and stability in the region। so जो भी हमारे रीजन है उसमें क्या है, क्या करने के लिए? कोऑपरेशन इन, किसमें कोऑपरेशन? हमारी पॉलिटिक्स, उसके बाद ट्रेड, इकोनॉमी, रिसर्च, टेक्नोलॉजी एंड कल्चर, एज वेल एज इन एजुकेशन, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड अदर एरियाज, मेकिंग ज्वाइंट एफर्ट्स टू मेंटेन एंड एंश्योर पीस, security and stability in the region, and moving toward the establishment of democratic, fair and rational new international political and economic order। अब goals क्या थे इसके? The SCO's goals include promoting cooperation, mainly goal क्या है इसका? cooperation किसमें? in trade, investment और साथ में energy, transportation and security। The SCO's core value in the Shanghai spirit, which emphasizes mutual trust, equality, respect for cultural diversity and common development। उसके बाद साइज हमने देखा, द एससीओ इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रीजनल ऑर्गेनाइजेशन टर्म्स ऑफ द पॉपुलेशन एंड जियोग्राफिक स्कोप। इट कवर्स 65% ऑफ यूरेशिया एंड 24% ऑफ द वर्ल्ड एरिया, एंड इट्स कंबाइंड जीडीपी अकाउंट्स फॉर अराउंड 23% ऑफ द वर्ल्ड टोटल। तो हमने 9 मेंबर देखे, कौन कौन से देखे थे हमारे? पहले 6 तो जब इसकी फॉर्मेशन हुई थी 2001 में, उसमें कौन कौन सा था हमारा? चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। उसके बाद किसने ज्वाइन करा इसको? ईरान, इंडिया एंड पाकिस्तान। आपके 9 मेंबर हो गए टोटल। उसके बाद स्ट्रक्चर, द एससीओ's काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट मीट्स वंस ए ईयर, एक साल में एक बार मिलते हैं, टू सेट प्रायोरिटीज, डिफाइन एरियाज ऑफ एक्टिविटी एंड कंसीडर मेजर इंटरनेशनल इशूज। द एससीओ's सेक्रेटरिएट ऑफिशियल वर्किंग लैंग्वेजेस आर रशियन एंड चाइनीज। तो सिंपली ये याद रखना कि इनकी आपकी ऑफिशियल वर्किंग लैंग्वेजेस कौन कौन सी है हमारी? रशियन एंड चाइनीज। उसके बाद है व्हाट इज एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन? द एशिया, अब ये क्या थी हमारी? एक ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज द शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। अब नेक्स्ट है हमारी एपेक। एपेक में द एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन इज ए रीजनल इकोनॉमिक फोरम। ये क्या है हमारी? रीजनल इकोनॉमिक फोरम। कब एस्टेब्लिश हुई थी हमारी? 1989 में। लेवरेज द ग्रोइंग इंटरडिपेंडेंस ऑफ द एशिया पैसिफिक। अपेक्स 21 एम टू क्रिएट greater prosperity for the people of the region by promoting balanced, inclusive, sustainable, innovative and secure growth, and by accelerating regional economic integration। Now, what does APEC do? APEC ensure that goods, services, investment and people move easily across the border। मेन काम क्या है इसका? APEC का एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इकोनॉमिक कोऑपरेशन की बात हो रही है तो सिंपली ये क्या इंश्योर करता है हमारा? ensure that goods, services, investment and people move easily across the borders। Members facilitate this trade through faster customs procedure at borders, more favorable business climates behind the border, and aligning regulations and standards across the region। For example, APEC's initiative to synchronize regulatory systems are key to integrating the Asia-Pacific economy। In such cases, a product can be more easily exported with just one set of common standards across all economies। बेसिकली जो APEC है, जो भी कंट्रीज है हमारी, वहां पे क्या है हमारा? किसके लिए बेसिकली ये हमारा एंश्योर क्या करता है? ये गुड्स, सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट एंड पीपल मूव इजीली अक्रॉस द बॉर्डर्स। जो हमारा अपेक्स इनिशिएटिव टू सिंक्रोनाइज रेगुलेटरी सिस्टम आर की टू इंटीग्रेटिंग द एशिया पैसिफिक इकोनॉमी। इन सच केसेस अ प्रोडक्ट कैन बी मोर इजीली एक्सपोर्टेड। जो प्रोडक्ट है वो क्या कर जाए? इजीली एक्सपोर्ट कर जाए विद जस्ट वन सेट ऑफ कॉमन स्टैंडर्ड। सभी मतलब ये जो कंट्रीज है वहां पे क्या है? सेम सेट ऑफ कॉमन स्टैंडर्ड वहां पे रखे हुए हैं। ये जो भी आपकी जितने भी 21 मेंबर्स हैं, जिसकी वजह से क्या है हमारा जो ट्रेड है वो क्या है? इजीली फैसिलिटेट हो जाए फॉर ऑल इकोनॉमीज। जैसे अपेक्स 21 इकोनॉमीज कौन कौन सी है हमारी? जैसे ऑस्ट्रेलिया है, ब्रुनेई, उसके बाद कनाडा, चिले, पीपल्स ऑफ रिपब्लिक ऑफ चाइना, उसके बाद हांगकांग, चाइना, इंडोनेशिया, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मलेशिया, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, पापुआ न्यू गिनिया, पेरू, द फिलीपींस, द रशियन फेडरेशन, सिंगापुर, चाइनीज ताइपेई, थाईलैंड, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड वियतनाम। यहाँ तक क्लियर अच्छे से? एपेक्स का रोल क्या है? उसके बाद चाइना ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव। सो चाइना का ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव क्या है?
Recently, a new global security initiative was put forward by Chinese president, that is the GSI looks to counter the US Indo-Pacific strategy. किसके लिए ये हमारा ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव क्यों लॉन्च करा इन्होंने, चाइना ने? इनिशिएटिव किसके लिए? काउंटर करने के लिए, जो हमारी क्या है यूएस की इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी है उसको काउंटर करने के लिए। एंड द क्वाड में कौन कौन से मेंबर आ जाएंगे हमारे? इंडिया है हमारा, उसके बाद कौन सा है हमारा? यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान। कौन कौन सी कंट्रीज है हमारी क्वाड में? कौन कौन सी कंट्री है? इंडिया है हमारा, और कौन सा है साथ में? ऑस्ट्रेलिया है, यूएसए है, एंड लास्ट वन इज जापान. However, China did not provide much clarity or details about the proposed global security initiative. कौन सा है हमारा ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव? किसके लिए? तो काउंटर, किसको काउंटर करने के लिए? यूएस इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी एंड द क्वाड. क्वाड कौन सा है हमारा? इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएस एंड जापान. What is GSI? As envisaged by China, principle of indivisible security. With growing threats posed by the unilateralism, hegemony and power politics, and increasing deficits in peace, security, trust and governance, mankind is facing more and more intractable problems and security threats. Thus, China held that global security initiative is emphasized to uphold the principle of indivisible security. तो उसके बाद हमारा अपोजिंग सैंक्शन. दिस वुड अपोज द यूज ऑफ यूनिलेटरल सैंक्शंस एंड लॉन्ग आर्म जुरिस्डिक्शन अपीयरिंग टू रेफर टू वेस्टर्न सैंक्शंस. टैकलिंग न्यू कोल्ड वॉर, इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी टू डिवाइड द रीजन एंड क्रिएट अ न्यू कोल्ड वॉर, एंड द यूज ऑफ मिलिट्री अलायंस टू पुट टुगेदर द एशियन वर्जन ऑफ नाटो. अकॉर्डिंग चाइना, द क्वाड ग्रुपिंग वाज इक्विवेलेंट टू द, जो चाइना है, according China, the Quad grouping was equivalent to the 5I intelligence alliance involving Australia, New Zealand, Canada, US and UK, that is AUKUS Pact, as a key element in what he called US plans to build an Asian NATO. What are reactions of Quad members? Quad is not a military alliance. Quad में कौन कौन से मेंबर देखे हमने? ऑस्ट्रेलिया, यूएस, इंडिया एंड जापान. Quad is not a military alliance. कोई military alliance नहीं है ये. The members of the Quad have rejected the notion that it is an Asian NATO or a military alliance, and pointed to its broad-based cooperation, including on vaccines and technology. Double standards of China. Chinese criticism of unilateralism, hegemony, and double standards is usually aimed at the US. Impact of Russia-Ukraine war. China's new advances in the Pacific could be related to the stagnation of the Belt and Road Initiative due to Ukraine war. तो यहाँ तक क्लियर अच्छे से.